लेक्चर 141 लिटिल वाइफी आई एम कमिंग। अब आगे सिमी जब एफ की स्टडी रूम से बाहर गई तो वो सीधे पहले नीचे गई और ब्रेकफास्ट किया। अब तक दोपहर हो चुकी थी, जिस वजह से सिमी रूम में रेडी होने चली गई। उसने अपने लिए मस्टर्ड कलर की एक साड़ी निकाली और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपने कुछ बाल रोल कर लिए थे और कुछ ऐसे ही खुले थे। उसने अपना टचअप किया था। उसके होठों पर न्यूड रेड लिपस्टिक थी, आंखों में काजल था। उसने पेंसिल हील्स पहन रखी थी और उसके चेहरे पर ग्लो था। वो रेडी होकर सीधे चिक्की के पास गई। चिक्की भी अभी तक रेडी हो रही थी। उसने एक स्लिम जीन्स और उस पर ट्यूब टॉप पहना हुआ था। उसने भी हाई हील्स डाल रखी थी। वो भी काफी सुंदर लग रही थी। उसके बाद आहना भी उनके साथ आ जाती है। आहना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो सिमी और चिक्की के पास आकर उनसे बोली, तुम सब जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सिमी आहना के कंधे पर हाथ रखकर उससे प्यार से बोली, दी क्या हुआ है आपको? अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी बात सुनकर आहना स्माइल करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ टाइम से वीकनेस लग रही है, बाकी मैं ठीक हूँ। तुम सब जाओ और एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर चिक्की मुंह बनाते हुए बोली, क्या दी आप भी चलती तो कितना मजा आता, सारा मूड ही खराब हो गया। आहना का भी जाने का मन था, पर उसे सच में कई दिनों से चक्कर और वीकनेस लग रहा था, जिस वजह से उसका मन नहीं हो रहा था कहीं आने जाने का। आहना फिर चिक्की के गाल खींचते हुए बोली, कोई मूड खराब नहीं हुआ, तुम सब जाओ और अच्छे से अपना संडे एंजॉय करो, ओके? और पिक्स मेरे पास सेंड कर देना, मैं भी उसे देखकर खुश हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर फिर दोनों मान गई और फिर को दोनों आहना को बाय बोलकर शिवी के साथ चली गई। उधर से अनवी उन्हें मॉल में ही मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सनम आज युवराज कपूर के शूटिंग लोकेशन पर आई थी और युवराज से मिलने गई थी। युवराज उस वक्त अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उससे कुछ बोला, जिसे सुनकर हो युवराज के चेहरे के भाव गुस्से में बदल गया और उसने गुस्से से हम कहा और वो असिस्टेंट वहां से चला गया। कुछ ही देर में सनम मित्तल उसके वैनिटी वैन के अंदर अपनी हाई हील्स को टक टक करते हुए आई। युवराज उसे देखते हुए उससे झट से बोला, किस लिए तुम यहाँ आई हो और तुम्हें मुझसे अब क्या काम है? अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। उसके इतने सारे सवालों को सुनकर सनम आराम से सोफे पर बैठते हुए शातिर स्माइल के साथ अपने हाथ में लिए एक रिपोर्ट को उसके सामने करते हुए बोली, मुझे कुछ भी कहने से पहले एक बार जरा इसे देख लो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। युवराज उसे देखते हुए उसके हाथ से वो रिपोर्ट लेता है और जैसे जैसे वो उसे पढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके चेहरे पर अजीब भाव आ जाते हैं। एक बार जब वो सब पढ़ लेता है तब वो हैरानी और गुस्से के साथ उस रिपोर्ट को सनम के मुंह पर फेंकते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैं इसे नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सनम फ्लोर पर पड़ी फाइल को उठाते हुए उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये कोई नॉनसेंस नहीं है, ये द सुपरस्टार युवराज कपूर का होने वाला बच्चा है। ये बोलकर सनम मक्कार की तरह हंसने लगती है, तो वहीं ये बात सुनकर युवराज उसे गुस्से से देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि रिपोर्ट्स में जो लिखा था वो सब सच था, जिसे वो झूठला नहीं सकता था, पर वो सनम जैसे चालाक औरत को भी नहीं अपना सकता था, जिस वजह से युवराज ने उससे सीधे से कहा, क्यों कर रही हो ये सब और करना क्या चाहती हो ये सब करके? उसकी बात सुनकर सनम उसकी तरफ देखते हुए बोली, जैसा कि तुमने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि मैं ये बच्चा अबार्ट नहीं कर सकती और इसे मुझे कंसीव करना होगा, तो मतलब साफ है ये बच्चा तुम्हारा है, तो तुम्हें इसे अपना नाम देना होगा। ये बोलकर वो उसे देखने लगी तो वहीं युवराज उसकी ये बात सुनकर उसे गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे यहाँ आकर मुझे ब्लैकमेल करोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और तुम जैसे चालाक और घटिया औरत को अपना लूंगा? उसके मुंह से खुद के बारे में ये सब सुनकर सनम गुस्से से बोली, जवान संभाल कर बात करो, क्योंकि अगर मैंने ये बात मीडिया तक पहुंचा दी कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है और अब तुम इस बच्चे को अपना नहीं रहे हो, तब ये जो तुम्हारा इतना अच्छा करियर है न, ये 2 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी बातों में सच्चाई थी, जिसे सुनकर युवराज खुद को ही बेबस फील कर रहा था, क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि सिमी के बाद वो अब हमेशा सिंगल ही रहेगा, वो किसी के साथ अपनी लाइफ आगे न बढ़ाता। पर उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती की सजा उसे ऐसे मिलेगी। पर युवराज सनम के जैसे नहीं था, उसके अंदर इंसानियत थी, उसे अपने अंदर एक पिता वाला एहसास काफी अच्छा लग रहा था। युवराज एक नज़र सनम के पेट को देखता है, जहां उसका खून है, इस समय उसका अंश है।
फिर सनम चाहे जैसी भी क्यों न हो, उसे अपने बच्चे से ही सिर्फ मतलब रखना चाहिए। और अगर सनम ने कुछ भी बाहर जाकर कह दिया तब उसके लिए ही बेकार होगा। इसलिए उसने मन ही मन ये सोच लिया कि वो इस बच्चे को अपनाएगा और एक बार बच्चा होने के बाद वो सनम को छोड़ देगा। युवराज फिर सनम की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, आई एम रेडी, पर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और बच्चा होने के बाद तुम इसे मुझे दे दोगी और तुम फिर अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसकी बात सुनकर सनम के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई, जैसे कि उसने आगे का कुछ सोच रखा हो। और फिर उसने युवराज से कहा, ओके डन, बट तुम्हें मुझे सबके सामने एज ए वाइफ अपनाना होगा और फिर मैं इस बच्चे को तुम्हें देकर तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। सनम को अभी अपने पेट में पल रहे बच्चे से कोई लगाव नहीं था, पर युवराज को था, जिस वजह से उसने उसकी सारी बातें मान ली और वो दोनों आज ही मैरिज ब्यूरो चले गए अपनी शादी रजिस्टर करवाने। दूसरी तरफ सिमी, अन्वी, चिक्की, शिवी चारों मॉल में शॉपिंग कर अब कैफेटेरिया में बैठकर बातें करते हुए कॉफी पी रही थी। चिक्की कॉफी ही पी रही थी कि उसकी नज़र अपने सामने बैठे एक कपल पर गई जो एक ही स्ट्रॉ से बहुत प्यार से पी रहे थे। चिक्की उन दोनों को देखते हुए बोली, हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं न ये दोनों कपल, और देखो कैसे एक दूसरे का जूठा पी रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी उन्हें देखने लगी तो सिमी उन्हें देखकर चहकते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, अरे हाँ, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर चिक्की ने उससे पूछा, वैसे क्यूटी मेरे भाइयों भी क्या ऐसे ही रोमांटिक है तुम्हारे साथ? उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाते हुए शिवी बोली, हाँ हाँ, हमने तो चीकू भाई को हमेशा चुप और शांत या तो कभी कभी गुस्से में ही देखा है, तो क्या वो सच में ऐसे रोमांटिक है तुम्हारे साथ? अन्वी को भी यही जानना था क्योंकि आप हमेशा भावहीन ही रहता था। सिमी उन सबकी बातों को अपनी पलक बार बार झपकाते हुए क्यूटली सुन रही थी और फिर उसने उन सब की बात सुनकर मन ही मन ऐफ की हरकतें याद की, वो कैसे उसे हमेशा देर तक किस करता था और फिर वो सब भी करता था, जिसे सोचकर ही सिमी का छोटा सा चेहरा लाल हो गया बिल्कुल, और उसने पाउट करते हुए धीरे से कहा, तुम सबको पता है मॉन्स्टर बस सबके सामने ही ऐसे खड़ूस दिखते हैं, बाकी मेरे सामने वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, वो तो जब वो सब करते। सिमी ये बोलते बोलते चुप हो गई और सोचने लगी कि वो क्या कहने जा रही थी। वहीं जब उसकी नज़र उन तीनों पर गई तो उसका चेहरा और लाल हो गया क्योंकि वो सब बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। सिमी उनसे बात बदलते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, छोड़ो न वो सब, हम कुछ और बात करते हैं। सिमी के बीच में रुक जाने से चिक्की चिढ़ते हुए बोली, ओह क्यूटी, हमसे क्या शर्माना, अब बताओ भी कि मेरे भाइयों की परफॉर्मेंस कैसी है। उसकी ये बात सुनकर सिमी हैरानी से उससे बोली, मतलब परफॉर्मेंस? क्या वो कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर अन्वी, चिक्की, शिवी उसे घूरने लगती है तो चिक्की फिर बोली, अरे जब भाइयों तुम्हारे साथ वो सब करते हैं तो मैं उस परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ। उसकी बातों का अब मतलब समझते हुए ही सिमी का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने अपना छोटा सा सर झुका लिया। उसने एक बार ऐफ को सोचा जो बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता था उसके साथ। उसे ऐसे ब्लश करते देख तीनों हंसने लगी तो सिमी जल्दी से उन सब की तरफ देखकर तुनक कर बोली, मैंने पहले ये सब नहीं सोचा था कि ये सब भी देखा जाता है, पर अब मुझे पता चल गया है तो मैं जरूर बताऊंगी, देखकर समझी तुम सब, और अब हंसना बंद करो। सिमी बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे चिढ़ गई थी उन सब से। वहीं वो सब सिमी की बात सब और हंसने लगते हैं। सिमी उन सबको घूरते हुए फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगती है और सोच लेती है कि वो अब पक्का बता कर ही रहेगी इन सबको, जिससे को वो सब उस पर ऐसे हंसे न। उसके बाद वो लोग मूवी देखने गए। देखते ही देखते शाम से अब रात होने लगी। उधर धैर्य अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार से निकल गया था। उसने अपने पीछे गार्ड्स को आने से रोक दिया था और वो अकेले ही दिल्ली से बाहर जा रहा था। सिमी और बाकी सभी अपने अपने घर आ गए थे। अहाना शिविन के साथ चली गई थी। सिमी अपने रूम में आई और वो कबर्ड से अपनी नाइट गाउन लेने लगी और तभी उसके रूम का गेट खुला। सिमी ने हल्की नज़र उधर साइड डाली तो आप अपना कोट उतारकर वहीं सोफे पर रख रहा था। सिमी वापस अपने कपड़े लेने लगी। आप सिमी को पीछे से देख रहा था। उसकी बैक खुली हुई थी जिसमें ब्लाउज का नॉट था, जिससे कि सिमी की गोरी पीठ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। आप अपनी टाई की नॉट ढीली कर रहा था। उसके चेहरे के भाव शांत थे। उसकी नज़र सिमी की पतली सी कमर पर पहने पतली सी कमर बंद पर थी जो उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। सिमी अपने कपड़े लेकर जैसे ही पलटने को हुई वो आग से टकरा गई और उसके हाथ से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। सिमी अब को घूरते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, अभी ये क्या करते हो आप, मेरे कपड़े गिरा दिए, मुझे ये पहनना था।
ये बोलकर वो जैसे ही झुकने को हुई, आप उसकी पतली सी कमर पर अपने ठंडे हाथ रखकर उसे अपने सामने करते हुए धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की। उसकी बात सुनकर सिमी न समझी उसे अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए देखकर बोली, पर क्यों, मुझे ऐसे साड़ी में नींद नहीं आएगी। आप उसके करीब झुकते हुए उसके गर्दन पर धीरे से ग्लोसी किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुम्हें आज सोने की भी जरूरत नहीं है। सिमी उसकी बात सुनकर और उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो ऐव के शर्ट को पकड़कर उसे थोड़ा खुद से दूर करते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे और मेरे नींद के बीच कोई नहीं आ सकता समझे। उसकी बात सुनकर ऐव उसके गर्दन को तेज से चूमते हुए उसके कान में बोला, पर आज मैं आऊंगा तुम दोनों के बीच। ये बोलकर ऐव सिमी को कबड से सटा देता है और उसके पल्लू को उसके सीने से नीचे गिरा देता है। सिमी एकदम हड़बड़ा जाती है और उसे अब जाकर ऐव की सारी बातों का मतलब समझ आता है, और जिसे समझकर ही वो एकदम लाल हो जाती है और अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से क्यूट सी वॉइस में बोली, अभी मुझे आज आपकी बेड परफॉर्मेंस देखनी है। उद्धरण चिन्ह। ऐव जो उसके ब्लाउज की नॉट को खोलते हुए उसके गर्दन को अपने होठों से सहला रहा था, वो उसकी बात सुनकर अचानक से रुक जाता है और उससे दूर होकर उसे घूरने लगता है। सिमी अपना छोटा सा चेहरा लेकर उसे किसी पप्पी की तरह देख रही थी। ऐव उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे थोड़े सख्त आवाज में बोला, अब ये सब कहाँ से सीखा तुमने। सिमी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई कि वो क्या बताए, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो सब उसके बड़ी थे जो उसकी हमेशा हेल्प करते थे। सिमी ऐव की आंखों में देखते हुए फिर कुछ सोचकर बोली, वो मैंने आज मूवी में देखा था। ऐव उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, तुम आज के बाद ऐसी मूवीज भी नहीं देखोगी, समझी। उसकी बात सुनकर सिमी ने प्यारा सा पाउट बना लिया और उससे दूर होते हुए बोली, अभी आप बहुत बुरे हो, आप हर चीज पर रोक लगा देते हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने साड़ी के पल्लू को वापस से ठीक करने लगती है, पर ऐव के चेहरे पर सिमी की बैड परफॉर्मेंस की बात को लेकर एक शैतानी स्माइल थी और वो सिमी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लिटिल वाइफी, तुमने कई बार मेरी परफॉर्मेंस देखी है पर लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, आज सारी रात तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना। ये बोलकर वो उसके फूले हुए गालों को चूमते हुए उसे बेड तक ले आता है। वहीं सिमी उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बताना जो था सभी से। सिमी बेड पर लेटते हुए क्यूटली बोली, ओके हबी, पर अगले ही पल ऐव उससे दूर हुआ। उसके ऐसे कहने पर सिमी अपने बॉडी पर ब्लैंकेट कवर कर उसे देखकर बोली, पर हबी आप ऐसे कभी नहीं जाते आधी रात को, कहाँ जा रहे हैं प्लीज बताए। उसे ऐव का ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐव एक नज़र उसके चेहरे को देखता है, उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द आता हूँ। ये कहकर ऐव बिना उसे कुछ बताए वहां से चला गया। सिमी ऐव के चेहरे पर आज कुछ अलग सा देख पा रही थी जो आज तक उसने नहीं देखा था। जब 142 ब्रदर्स लव। अब आगे। उसे सच में आज बहुत बुरा लग रहा था ऐव का ऐसे आधी रात को उसे बिना बताए छोड़कर जाना। पहले जब वो लोग एक कमरे में या शादी नहीं हुई थी तब सिमी को उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था, पर अब एक तरह से वो ऐव के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि ऐव हमेशा बिजी ही रहता था, बस रात को ही टाइम मिलता था सिमी को उसके साथ, पर ऐव उसे ऐसे रात को भी छोड़कर चला गया जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अभी सिसकी रही थी कि उसे नीचे कार ऑन होने की आवाज़ आई। सिमी अपने आंसू साफ करते हुए अपने ब्लैंकेट को खुद से कवर कर धीरे से बालकनी की ओर गई और ग्लास डोर से ऐव की कार वाधवा मेंशन से बाहर जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए और उसने सिसकते हुए खुद से पाउट करके बोली, आप बहुत गंदे हो मॉन्स्टर, बहुत गंदे। उद्धरण चिन्ह। ऐव की कार जा चुकी थी। सिमी फिर रोते हुए रूम के अंदर आने लगी, पर फिर तभी उसने नीचे कुछ हलचल सुनी और वो नीचे देखने लगी। वो कंफ्यूज में खुद से बोली, सात्विक भाई और शिविन भाई, ये लोग भी कहीं जा रहे हैं। नीचे सिमी ने सात्विक और शिविन को एक साथ देखा जो अपनी अपनी कार लिए कुछ परेशानी में बात कर रहे थे। सिमी को उन सबको देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले मॉन्स्टर और फिर अब ये दोनों भी ऐसे आधी रात को बाहर जा रहे हैं। शायद कुछ तो हुआ होगा, सिमी मन ही मन सोचने लगी। उसे अंदर से खुद अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसने जल्दी जल्दी अपना खुराफाती दिमाग लगाया और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने लगी। उसने ये सोच लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी कि ऐसा कौन सा काम आ गया जिसकी वजह से उसके मॉन्स्टर ने उसे कुछ बताया भी नहीं और ऐसे ही छोड़कर चले गए। सिमी जो करने जा रही थी
उसे सोचकर वो थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि अगर एव को पता चल गया कि वो ऐसा कुछ करी है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। पर उसका मन भी नहीं मान रहा था आज, जिस वजह से उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और नॉर्मल शॉर्ट्स और टी शर्ट डालकर एक्स्ट्रा कार की चाबी उठाई और सीधे रूम से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ एक खाली रोड पर एक कार को बेरहमी की तरह एक ट्रक ने कुचल दिया था। वो कार पलटी हुई थी और कुछ काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड्स उस कार के अंदर जो था उसे निकाल रहे थे। पास में ही एम्बुलेंस खड़ी थी। रोड पर खून ही खून फैला हुआ था। जिस इंसान की बॉडी को कार से निकाला गया था उसकी हालत इतनी बुरी थी कि शायद ही वो बच सकता था। बॉडीगार्ड्स अभी उसे निकाल ही रहे थे कि वहां एक काली कलर की रेंज रोवर रुकी और उसमें से एक इंसान बहुत जल्दी में निकला और उसी घायल इंसान की ओर बढ़ा। उस इंसान को आता देख सारे बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ सर झुका लिया और उनमें से एक आगे आकर बोला, चेयरमैन कल्प्रिट भाग निकला है और इन्हें। वो स्ट्रेचर पर लेटे इंसान की तरफ इशारा करता है जिसका पूरा शरीर खून में डूबा था। वो इंसान जब उसकी ये बात सुनता है तब उसका चेहरे पर हैवानियत आ जाती है और वो अपनी ठंडी आवाज में अन सब से बोला, आशुतोष राठौर, मुझे मेरे कॉटेज पर कल सुबह तक चाहिए, वरना तुम सब मरोगे। ये कहकर वो इंसान जल्दी से उस घायल इंसान के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ये कहकर वो जल्दी से उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस वाले को चिल्लाते हुए जल्दी चलने को बोलता है। ये इंसान कोई और नहीं एव था और वो घायल इंसान धैर्य था, जिसका मात्र सांसें चल रही थी और वो पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। एव के चेहरे के भाव बेहद कठोर थे। वो धैर्य का हाथ पकड़े उसे एकटक देख रहे था। धैर्य की सांसें बहुत धीमी थी। एव के कान में वो शब्द गूंज रहे थे, इस बार मैं आपको गुड न्यूज देकर रहूंगा, फिर आप मुझे नहीं सुना पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। भाई, आप हमेशा मुझे डांटते हो। भाई, आप मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। भाई, मुझे अभी से ही काम नहीं करना, मेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। ये बिजनेस करने की उम्र आपकी है। एव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके जहन में धैर्य से उसकी कही हर बात चल रही थी, जिसे याद करके एव का खून खौल उठता और वो बस आशुतोष राठौर को जिंदा गाड़ देना चाहता था। एव ने कसकर धैर्य का हाथ पकड़ा था। धैर्य ने थोड़ा कराह की आवाज निकाली। उसकी आंखें धुंधली हुई और उसमें उसके पास एक ही चेहरा दिखा, जो था एव का। उसका भाई उसका हाथ पकड़े उसी के पास बैठा था। धैर्य को करहाते देख एव जल्दी से उससे बोला, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। धैर्य बस अपनी धुंधली आंखों से एकटक एव को देख रहा था, जिसके चेहरे पर भी कहीं न कहीं दर्द था। तभी एव ने गुस्से से अपनी पॉकेट से गन निकाली, अंदर की तरफ से ड्राइवर पर तानते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो या मैं तुम्हारी यहाँ से ऊपर जाने की स्पीड बढ़ाऊं? अपने सर पर गन देखकर ड्राइवर सहम गया बिल्कुल, और उसने फिर 4 गुना ज्यादा स्पीड से एम्बुलेंस चलाने लगा। और फिर कुछ ही देर में एम्बुलेंस लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचते ही सारे हॉस्पिटल के स्टाफ जल्दी से बाहर निकले। धैर्य को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। एव उसके साथ साथ अंदर जाने लगा। धैर्य अब पूरी तरह बेहोश हो चुका था। वहां डॉक्टर पहले से ऑट में सब इंतजाम कर चुके थे, क्योंकि एव ने सब पहले ही करवा दिया था। एव ने अभी तक धैर्य का हाथ पकड़ा हुआ था और शायद धैर्य भी अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक एव ने उस पर भी एक खरोंच नहीं आने दी थी। और आज भी धैर्य के मना करने के बावजूद भी एव ने उसके पीछे अपने गार्ड्स लगा रखे थे, जिससे कि ये जो प्लान मर्डर था वो सिर्फ एक्सीडेंट तक ही पहुंच पाया, वरना धैर्य की कार को 4 ट्रक ने एक साथ कुचलने का प्लान किया था। और एव के भेजे गए गार्ड्स को भी उन लोगों ने चकमा दिया था। पर धैर्य की मौत होने से पहले ही एव के गार्ड्स उस तक पहुंच चुके थे और उसी वक्त एव को कॉल कर दिया था। एव धैर्य को ऑट के अंदर तक ले गया और फिर वो बाहर आ गया और ऑट का दरवाजा तुरंत बंद हो गया। एव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस था तो आंखों में खून, जो अब आशुतोष राठौर का खून बहाकर ही शांत होने वाला था। एव के कपड़ों पर भी धैर्य का खून लगा हुआ था। एव बस वहीं रखे बेंच पर बैठ गया। उसने अपने आप को धैर्य के होश में आने तक कंट्रोल किया, क्योंकि धैर्य का ठीक होना बहुत जरूरी था। एव बिना भाव के ऑट की तरफ देख रहा था। तभी वहां सात्विक और शिविन आए। दोनों के चेहरे पर परेशानी और चिंता थी। एव को ऐसे खून से सने देखकर सात्विक ने एक नज़र ऑट पर डाली जो रेड थी। सात्विक समझ गया और वो एव के पास जाकर बैठ गया। एव ने कुछ भी नहीं कहा। सात्विक ने एव के कंधे पर हाथ रखा तो एव बिना भाव के बोला,
घर में अभी किसी को कुछ मत बताना, इसे होश आ जाएगा तब पता चले किसी तो बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर सात्विक ने कहा, तू परेशान मत हो, घर में किसी को कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर ऐव ने कुछ नहीं कहा, बस वॉल से अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। सात्विक और शिविन ने फिर उससे कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो खुद परेशान थे धैर्य का इतना बुरी तरह एक्सीडेंट देखकर। ऑपरेशन 8 घंटे तक चलने वाला था। धैर्य का काफी खून बह चुका था, जिस वजह से उसे खून की जरूरत थी। कई सारी खून की बॉटल्स हॉस्पिटल में ही थी, जिस वजह से उसे ले ली गई। ऐव अभी तक ऐसे ही आंखें बंद किए सर को टिकाए बैठा था। वो किसी गहरी सोच में था, और यही सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सात्विक और शिविन नर्स से कुछ बात कर रहे थे। ऐव ने अपना सर वॉल से टिकाया था, जिस वजह से उसकी जब आंख लगी तब अचानक से उसका सर नीचे की तरफ गिरने लगा। पर तभी उसका सर किसी के नाजुक से कंधे पर आ गिरा, और उस इंसान ने ऐव के सर को अच्छे से अपने छोटे से कंधे पर एडजस्ट किया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। ऐव को फील हुआ, कुछ उसे लगा कि ये सपना है, पर उसने आज तक कभी सपने ही नहीं देखे। ये ख्याल आते ही ऐव ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो सच में किसी के कंधे पर अपना सर रखे हुए था। ऐव को अच्छे से पता था कि ये कौन है, जिस वजह से उसका चेहरा एकदम से ठंडा हो गया और उसने तुरंत उसके कंधे से सर हटाया और उस इंसान को अपनी लाल आंखों से देखने लगा। और उसने उससे बेहद ठंडी आवाज में पूछा, तुमसे किसने कहा था यहाँ आने को, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी आधी रात को घर से बाहर निकलने की। ऐव उस इंसान पर गुस्से से चिल्लाया, जिसे सुनकर वो इंसान एकदम सहम गया और ऐव से थोड़ा दूर खिसकते हुए धीरे से बोली, आप भी तो यहाँ ऐसे बिना बताए आ गए थे। वो लड़की कोई और नहीं सिमी थी, जो सात्विक के कार का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। उसे अभी नहीं पता था कि ऐव यहाँ क्यों और किस लिए आया था। उसने बस ऑट की रेड ही देखी थी। वो ऐसे ही बहुत घबरा गई थी और ऐव के शर्ट पर खून देखकर वो काफी डर गई थी। पर उसने जब ऐव की आंखें बंद देखी, तब वो धीरे से उसके पास जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर चुपचाप बैठ गई थी। पर तभी उसके कंधे पर ऐव का सर गिरते फील हुआ था और सिमी ने उसके सर को अच्छे से अपने कंधे पर रख लिया था। उसे लगा था कि ऐव ऐसे हॉस्पिटल में तो उस पर गुस्सा नहीं करेगा, पर वो गलत थी। ऐव उससे फिर गुस्से में बोला, अच्छा तो तुम अब मेरा पीछा करोगी, मैं कहाँ आता जाता हूँ क्या करता हूँ तुम उस पर नजर रखोगी। ये बोलते बोलते ऐव ने सिमी को अपने पास खींच लिया था, जो उसके गुस्से से डर के मारे पीछे हो रही थी। उसके ऐसे चिल्लाने से सात्विक और शिविन भी उन्हीं के पास आ गए और वहां सिमी को देख हैरान हो गए। सिमी ऐव से सिसकते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, अभी आप इस तरह मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती है जो मजबूर करती है मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा करने को। ऐव फिर गुस्से में बोला। ऐव सिमी पर इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके कई सारे दुश्मन उन पर चारों तरफ से नजर रखे हुए थे, और उन्हीं के चक्कर में आज धैर्य इस हालत पर था। और अब सिमी का ऐसे आधी रात को बिना गार्ड्स के यहाँ तक किसी को बिना बताए चले आना, ये बहुत खतरे की बात थी सिमी के लिए, क्योंकि अब सिमी को सारे लोग उसकी वाइफ के तौर पर जानते थे और उस पर खतरा आराम से आ सकता था। पर सिमी के पास ये सब सोचने का दिमाग नहीं था, उसे बस पता लगाना था, जिस वजह से वो ऐसे चुपचाप यहाँ तक आ गई। वहाँ अब सिमी की रोने की आवाज आने लगी। सिमी का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, उसके नाक तक लाल हो गई थी रोते रोते। ऐव की आंखों में अभी भी गुस्सा था। वो सिमी को रोते देख गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप, अब तुम्हारी एक आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके ऐसे बोलने से सिमी चुप होने के बजाय उसके शर्ट से लिपट कर और भी ज्यादा सिसकने लगी। ऐव समझ गया कि वो इस लड़की को हमेशा की तरह ऐसे डांट कर नहीं चुप करा सकता था, जिस वजह से वो पहले खुद शांत हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सिमी को अच्छे से अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए भावहीन होकर बोला, अच्छा अब शांत हो जाओ, मैं नहीं गुस्सा करूंगा अब। सिमी उसके सीने में अपना छोटा सा सर घुसाते हुए सिसकते हुए बोली, आप हर बार यही कहते हो और फिर लास्ट में मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हो। उसकी बात सुनकर ऐव की भौहें तन गई, क्योंकि हर बार ये लड़की खुद आगे से कुछ न कुछ ऐसा कर देती थी जिससे वो गुस्से में आ जाया करता था। ऐव ने फिर खुद को शांत करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर लिटिल वाइफी अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर ड्राइवर से ड्रॉप करवा देता हूँ। उसकी बात सुनकर सिमी जो शांत हो गई थी, वो घर जाने के नाम से वो भी ऐव खुद न जाकर ड्राइवर को छोड़ने के नाम से वो ऐव की तरफ अपनी आंसू भरी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, और आप यहाँ क्या कर रहे हो और ऑट के अंदर कौन है?
सिमी की बात सुनकर एव ने एक नज़र ऑट की तरफ देखा, जहां अभी तक धैर्य अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। एव के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने फिर सिमी से सीधे से कहा, धैर्य का एक्सीडेंट हुआ है और वो ऑट के अंदर है। जब 143, सिमी का खुराफाती दिमाग और धैर्य का ठीक होना। अब आगे, सिमी एव के मुंह से ये बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल सनन रह जाती है और धीरे से अपनी नजरें उठाकर ऑट की तरफ देखती है, जहां अभी तक रेड लाइट ऑन थी। सिमी को एहसास हुआ कि क्यों उसका मॉन्स्टर यहां आया था उसे छोड़कर। सिमी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो धैर्य को बहुत मानती थी। बचपन से लेकर आज तक उसका और धैर्य का रिश्ता बहुत मजबूत था। धैर्य हमेशा सिमी को एव से बचाता तो कभी सिमी धैर्य को एव से। उन दोनों ने एक साथ इतनी मस्ती, इतने अच्छे अच्छे पल बिताए थे कि सिमी को आज धैर्य का ऐसे ऑट में होना बहुत रुला रहा था। सिमी की बड़ी बड़ी आंखों से एक बार फिर झरझर आंसू बहने लगे। एव उसे रोता देख उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराते हुए बोला, शुश लिटिल वाइफी, वो ठीक हो जाएगा, कल तक तुम ऐसे रो मत। उसकी बात सुनकर सिमी सिसकते हुए उसके सीने में घुसते हुए बोली, हबी आप धैर्य को जल्दी से पहले जैसा कर दो, मुझे उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर एव ने उसके छोटे से सर को सहलाया और उसे शांत कराने लगा। सिमी उसी के सीने से लगे कुछ टाइम बाद सो गई। एव अभी भी उसे अपने गोद में किसी बच्चे की तरह लेकर बैठा था और सिमी उसके शर्ट को पकड़कर उसके सीने से लिपटकर सो रही थी। एव नीचे झुककर सिमी के फूले हुए गालों पर लगे आंसू को साफ करता है और उसके गाल को सहलाने लगता है और फिर वो सामने ऑट की तरफ देखने लगता है। एव सिमी को खुद से दूर नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने बेड पर सो रही थी, पर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत बुरा सपना देख रही हो। और तभी शिवी चीखते हुए अपनी आंखें खोल देती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। कुछ पल बाद वो अपने आसपास देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सपना था। उसके बाद शिवी उठकर एक पूरा फुल ग्लास पानी पीती है और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, पर वो बेचैन थी। शिवी बेड पर बैठते हुए खुद से बोली, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना बंदर के बारे में। वो तो आराम से इस समय गधे बेचकर सो रहा होगा, फिर मुझे उसे लेकर ऐसे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालती है तो रात के करीब 2 बज रहे थे। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर उसके और धैर्य की फ़ोटो लगी हुई थी। शिवी धैर्य के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोली, बंदर मुझे तुम्हारी याद क्यों आ रही है। ओह गॉड, इस बंदर ने तो पागल कर दिया है मुझे आ। उसके बाद शिवी धैर्य का कॉल डायल कर ही देती है, पर कॉल स्विच ऑफ आता है। शिवी समझ जाती है कि धैर्य अभी सो ही रहा होगा, क्योंकि धैर्य की आदत थी वो अपने सोने में डिस्टर्ब न होने की वजह से ही रात को अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सोता था। शिवी फिर उस रात सिर्फ करवट ही बदलती रहती है, उसे दोबारा नींद नहीं आती। वहीं हॉस्पिटल में ऑट अभी भी रेड थी। सात्विक शिविन वहीं दूसरे चेयर पर बैठे थे। वो दोनों भी सारी रात ऐसे ही जगते रहे थे। एव दूसरे चेयर पर सिमी को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था। सिमी अभी भी सो रही थी। एव के आंखों में कोई नींद नहीं थी, उसकी भी नज़र सिर्फ ऑट पर ही थी। रात के टाइम हॉस्पिटल पूरा शांत था। रात धीरे धीरे बीत रही थी और ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। देखते ही देखते 8 घंटे बीत गए और अब तक सुबह भी हो चुकी थी, पर एव सात्विक शिविन अपनी जगह से सारी रात थोड़े से भी नहीं हिले थे। सिमी की भी अब नींद खुल रही थी और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल थी, पर जैसे ही उसे फील हुआ कि वो कहाँ है और कल रात को क्या क्या हुआ था, वो शांत हो गई, क्योंकि सिमी जब सुबह उठती थी तब उसे कुछ देर तक पिछला याद नहीं रहता था। सिमी एव के सीने से अपना छोटा सा सर बाहर निकालती है और एक नज़र धीरे से एव को देखती है। एव उसे उठा देखकर उसके गाल को सहलाने लगता है। सिमी उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, अभी धैर्य कैसा है, क्या वो ठीक हो गया अब। उसकी बात सुनकर एव भावहीन होकर बोला, अभी कुछ ही देर में डॉक्टर आएंगे तो वो बताएंगे, और मैंने कहा ना कि तुम परेशान मत हो, वो ठीक है। उसकी बात सुनकर सिमी जल्दी से अपना छोटा सा सर 2-3 बार हाँ में हिला देती है। एव फिर डॉक्टर के आने का वेट करने लगता है। कुछ टाइम बाद ऑट की लाइट ऑफ हुई और 5-6 डॉक्टरों की टीम ऑट से बाहर निकली। एव सिमी को वही चेयर पर बैठाकर खुद डॉक्टर के पास गया और उनसे सख्त आवाज में बोला, कैसा है वो। सात्विक और शिविन भी उसके पास आ गए। डॉक्टर एव की बात सुनकर शांति से बोला, डोंट वरी मिस्टर वाधवा, हमने अपना बेस्ट दिया और उन्हें बचा लिया।
पर उनके बॉडी में अभी भी इंजरी है और उसे रिकवर होने में कम से कम 1 महीने तो लगेंगे ही और अभी इन्हें 15 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। बाकी अगले 1 घंटे में इनको होश आ जाएगा। उनकी बात सुनकर एव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और फिर सात्विक और शिविन डॉक्टर से कुछ बात करते हुए उनके केबिन में चले गए। एव ग्लास मिरर से अंदर बेड पर कई सारी मशीनों से घिरे धैर्य को देख रहा था, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। सिमी ने भी डॉक्टर की बात सुनी थी और वो एव के पास जाकर उसके बगल में खड़ी होकर धैर्य को देखने लगी। उसकी आंखें दोबारा से नम हो गई और उसने एव की स्लीव को पकड़ते हुए धैर्य की तरफ देखकर क्यूट सी आवाज में बोली, अभी अब धैर्य को यही रहना पड़ेगा ना कुछ दिन तक। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर एव धैर्य की तरफ देखते हुए बस हम बोलता है। तो सिमी अपना दिमाग लगाते हुए वापस से बोली, और फिर धैर्य को फिर यहाँ का खाना भी खाना पड़ेगा ना। एव ने फिर बस हम कहा। तो सिमी फिर थोड़ी अपने छोटे छोटे पंजों को उठाकर अच्छे से धैर्य को देखते हुए कुछ सोचकर अपनी झिलमिलाती आवाज में बोली, पर अब मेरा टर्न है धैर्य को हॉस्पिटल में पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और भी सारी चीजें खिलाने की, क्योंकि जब मैं ऐसे यहाँ हॉस्पिटल में थी तब आपको पता है धैर्य ने मुझे आपसे छुपाकर ये सब खिलाया करता था। और फिर मैंने भी उससे कहा था कि जब उसे भी कभी यहाँ रहना पड़े तो मैं भी उसे ये सब खिलाऊंगी। कितना अच्छी बात है न हबी। सिमी क्यूट सी आवाज में ये सब कहकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्यूटली एव की तरफ देखने लगी, जैसे कि उसने बहुत ज्यादा अच्छी बात कही हो। वही एव जो एक्सप्रेशन लेस होकर सिर्फ धैर्य को देख रहा था, वो सिमी की ये वाली बात सुनकर सिमी को बुरी तरह घूरने लगता है। सिमी उसके ऐसे देखने से पाउट करके खुद से बोली, अब इसमें मैंने गलत क्या कहा, सही तो कहा, क्या मैं अपने धैर्य के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हम मॉन्स्टर कहीं के। एव उसे खुद से बुदबुदाते हुए देखकर रुड आवाज में बोला, मतलब मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये सब करते थे? उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात सुनकर पाउट बनाते हुए अपनी नजरें नीचे करके धीरे से बोली, नहीं, जब आप ऑफिस चले जाते थे तब ये सब करते थे, क्योंकि अगर आपके पीठ के पीछे करेंगे तो आप सुन लोगे ना आराम से, इसलिए। ये बोलते बोलते उसने अपनी थोड़ी सी नज़र एव के ऊपर डाली, जो अब अपने हाथ बांधकर उसे सख्त भाव से देख रहा था। सिमी खुद को ही कोसने लगती है कि उसने कहा ही क्यों। एव सिमी से सख्त भाव से बोला, एक बार ठीक हो जाने उसे, उसके बाद तुम दोनों को एक साथ सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। एव की सख्त आवाज और ऐसी बात सुनकर सिमी को रोना आने लगा और उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि वहां सात्विक और शिविन आ गए, तो सिमी मुंह फुलाकर चुप हो गई। सात्विक एव की तरफ देखते हुए सीरियस होकर बोला, अब धैर्य को होश आने वाला है तो क्या करना है घर पर बता दूं, क्योंकि डैड और बाकी सभी पूछेंगे जरूर। अगर धैर्य घर पर नहीं मिला तो? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शिविन भी हामी भरते हुए बोला, हाँ, और इसे छुपाया भी नहीं जा सकता। मीडिया को तो हम संभाल लेंगे, पर घर वालों को बताना होगा। उनकी बात सुनकर एव अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए एक शैतानी स्माइल के साथ बोला, घर वालों को तुम बता दो, बाकी कुछ ही घंटों में मीडिया के पास एक बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। ये कहकर एव चुप हो गया। वहां सिमी भी थी और सात्विक शिविन एव के बोलने का मतलब बखूबी समझ गए और उनके भी चेहरे पर चमक आ गई। वही सिमी एव के पीछे खड़ी थी, जिस वजह से उसने एव के चेहरे की वो शैतानी स्माइल नहीं देख पाई और उसे एव की लास्ट बात भी समझ नहीं कि कौन सी अच्छी न्यूज आएगी। सिमी अभी भी कंफ्यूजन में खड़ी थी कि एव फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे इमोशनलेस होकर बोला, तुम यही रहना और यहाँ से कहीं बाहर मत जाना है, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। सिमी को वैसे भी एव के पहले किए गए बिहेव से दूर रहना था, जिस वजह से उसने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। एव उसके फूले हुए गालों खींचते हुए वहां से चला गया और सिमी अपना लाल गाल सहलाने लगी, क्योंकि उसे दर्द हुआ था। वहीं सात्विक ने सिमी के आसपास गार्ड्स लगवा दिए थे और वो भी एव के साथ चला गया। शिविन मेंशन के लिए निकल गया था और सिमी वहीं बैठकर धैर्य के उठने का इंतजार करने लगी। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही और फिर अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसमें कुछ देखने लगी। तभी उसे ऊपर एक नोटिफिकेशन आया जो किसी न्यूज का था। सिमी ने नॉर्मली उस पर टच किया और उसे देखते ही उसकी बड़ी हो गई और वो उस फोटो में बने 2 कपल्स को घूरने लगी। उसने उस न्यूज के नीचे पढ़ा जिसमें लिखा था कि बॉलीवुड अभिनेता युवराज कपूर ने कर ली है और उनकी वाइफ बनी है एक ऐसी मॉडल जिसे इंडस्ट्री से बायकॉट कर दिया गया था। उनका नाम है सनम मित्तल। कहा जाता है कि ये दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब आखिरकार उन दोनों ने शादी कर ली। सिमी उस आर्टिकल को पढ़ते हुए मुंह बनाकर बोली,
युवराज के साथ ये हड्डियों का ढांचा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों युवी ने इससे शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। सिमी ने पाउट कर लिया था। अब तक उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि युवी ने उसे पहले प्रोपोज किया था या और कुछ, क्योंकि वो सिर्फ अब तक ऐफ के ही इर्द गिर्द रहती आई थी, जिस वजह से उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिमी ने फिर अपना फोन ऑफ कर लिया और धैर्य को जाकर बाहर से ही देखने लगी। धैर्य अभी भी होश में नहीं आया था जब 144 रूड। अब आगे सिमी अभी तक वहीं बैठी हुई थी और धैर्य के होश में आने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे 1 घंटे बीत जाते हैं और धैर्य की भी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। धैर्य को नॉर्मल विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सिमी उसके पास ही खड़ी थी। वो धैर्य को उठता देख काफी खुश हो जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर धैर्य को चेक करते हैं। उसके बाद धैर्य अपनी पूरी आंखें खोल देता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उससे सामने ही सिमी क्यूट सी स्माइल करते हुए दिखती है। धैर्य अभी बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे अपना चेहरा मूव करने में भी दिक्कत हो रही थी। सिमी उसके पास उससे क्यूट सी आवाज में बोली, फाइनली धैर्य तुम्हें होश आ गया और अब हम पहले जैसे मस्ती कर सकते हैं। ये उश। सिमी सच में धैर्य के ठीक हो जाने से बहुत खुश थी। धैर्य उसे बस देख रहा था। उसे भी कुछ बोलना था पर अपने इंजरी की वजह से उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो बस सिमी को देख रहा था। उसकी नजरें थोड़ी सी इधर उधर हुई, वो शायद आग को ढूंढ रहा था। सिमी उसे ऐसे देखकर न समझी में बोली, क्या तुम मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हो या और सभी घरवालों को? धैर्य की आंखें थोड़ी सी ऐफ के नाम पर झपकी तो सिमी क्यूट सी आवाज में बोली, वो अभी कुछ काम से गए हैं, अभी कुछ देर तक वो यही थे और अभी सब घरवालों भी आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर धैर्य ने सिर्फ हल्की सी अपनी पलकें झपका दी। सिमी उसी के पास बैठकर उससे फालतू की बातें करने लगी और उसे अपनी बातों से पकाने लगी, पर धैर्य शायद उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि कई सारे लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। सिमी खड़ी होकर गेट की तरफ देखने लगी तो वहां सारिका, धनराज, श्लोक, आस्था, अधिराज, चिक्की ये सब खड़े थे और डॉक्टर से बात करके दो लोग अंदर आ रहे थे धैर्य से मिलने। सभी के चेहरे पर उदासी और परेशानी थी। चिक्की की आंखों में आंसू थे तो वहीं आस्था और सारिका जी की भी आंखें नम थी। सारिका और अधिराज जी दोनों अंदर आते हैं और सारिका जी धैर्य को देखते हुए उसके माथे पर अपना धीरे से हाथ चलाते हुए बोली, मेरा बच्चा ये सब क्या हो गया तुम्हें? उनकी बातों में उदासी थी। धैर्य ने उन्हें आंखें झपकाकर इशारा किया कि वो ठीक है। अधिराज जी ने भी धैर्य को थोड़ी बात की। उसके बाद श्लोक, आस्था जी भी धैर्य से मिले। फिर धनराज जी आए और अपने बेटे को ऐसे देख उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने धैर्य को देखा, उससे कुछ देर बात की। उसके बाद फिर चिक्की आई और धीरे से उसके सर पर मारते हुए नमी से बोली, मेरे पागल भाइयों, आज से कॉलेज शुरू था और तुम यहाँ हॉस्पिटल की बेड पर आ गए, अब हमारा कॉलेज भी छूट गया तुम्हारी वजह से। ये बोलते बोलते उसका गला भर आया था। धैर्य हंसना चाहता था उसकी बात पर उससे कुछ भी नहीं किया गया और उसने अपनी पलकें झपका दी। चिक्की सिमी को देखते हुए बोली, क्यूटी तुम यहाँ कब से हो? उसकी बात पर सिमी जो उन दोनों को ही देख रही थी, वो जल्दी से बोली, मैं यहाँ कल रात से ही हूँ। उसकी बात सुनकर चिक्की उसे घूरते हुए बोली, और तुमने मुझे बताया भी नहीं है ना? उसकी बात सुनकर सिमी कल रात का सब याद करने लगी। वो उस कंडीशन में ही नहीं थी कि कुछ बता पाए, जिस वजह से उसने पाउट करके अपना छोटा सा सर नीचे झुका लिया। फिर सब वहीं रुक गए। आधे घंटे बाद वहां आव और सात्विक आए। आव उन सबको देखते हुए बिना भाव के बोला, आप सब अब घर जाए, मैं हूं यहाँ। उसकी इतनी सी बात सुनकर सब कहना तो चाहते थे कि उन्हें नहीं जाना, पर सात्विक ने फिर उन सब से कहा, ये हॉस्पिटल है और यहाँ ऐसे आप लोग कब तक रहेंगे? आप सब मिलने आएगा, अभी आप सब का जाना ही सही है। उसकी बात को समझते हुए सभी दोबारा एक बार धैर्य से मिले और फिर मेंशन के लिए चले गए। चिक्की भी चली गई थी क्योंकि वो फ्रेश होने के बाद वापस धैर्य के पास आने वाली थी। सिमी अभी भी वहीं थी। ऐफ वार्ड के अंदर आया। सिमी ऐफ को देखकर धैर्य से जो बात कर रही थी चुप हो गई और धैर्य का हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। ऐफ सिमी के हाथ को कठोर नजरों से घूर रहा था, जो कुछ समय पहले धैर्य के हाथ में था, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा और गहरी सांस लेकर अंदर धैर्य के पास आया। धैर्य उसे ही देख रहा था और बीमारी में भी उसे अपने भाई के चेहरे के एक्सप्रेशन का पता चल गया था।
जिस वजह से उसने मन ही मन मुंह बनाते हुए कहा, ये भाई, इन्हें तो मेरे इस हालत पर भी शक और जलन करना होता है। उसके बाद धैर्य फिर अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगता है। एव आकर उसे ध्यान से देखते हुए बिना भाव के बोला, तुम्हें 1 महीने यही रहना होगा, इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए यहाँ। उसकी बात सुनकर सिमी जल्दू से खरगोश की तरह फुदकते हुए एव से क्यूटली बोली, हाँ भी मैंने सब कुछ धैर्य को समझा दिया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। उसकी बात सुनकर एव उसे घूरने लगता है और सिमी उसके घूरने से पाउट बना लेती है और मन ही मन बोली, मॉन्स्टर कहीं के हा। उसके बाद डॉक्टर अंदर वार्ड में आया और धैर्य को इंजेक्शन लगाया, जिससे कि धैर्य आराम से सो गया। उसके बाद फिर एव सिमी से रुड आवाज में बोला, घर चलो अब तुम। उसकी बात सुनकर सिमी ने एक नज़र धैर्य को देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। उसके बाद एव सिमी का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर अपनी कार में ले आया और सिमी के कार में बैठते ही एव ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। सिमी की सांस अटक गई। उधर उनके जाने के बाद सात्विक वहीं रुका हुआ था, धैर्य के पास। वहीं कुछ ही देर में हॉस्पिटल के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से शिवी निकली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि वो कितना रोई हो। शिवी शिविन के साथ आई थी, आहना भी उनके साथ। उसकी भी आंखें नम थी। वो तीनों हॉस्पिटल के अंदर आए। सात्विक उन लोगों को देखते हुए बोला, उसे होश आ गया है और वो ठीक है, अब अभी अभी सोया है। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं तो शिवी सात्विक से धीरे से बोली, भाई क्या मैं उसे देख सकती हूँ? उसकी बात पर सात्विक ने हल्की सी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया तो शिवी उसके वार्ड के अंदर चली गई। धैर्य सो रहा था, उसके बॉडी में ड्रिप लगा हुआ था। शिवी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और वो जाकर धैर्य के पास उसके हाथ को पकड़कर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। उसने धैर्य के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और रोते हुए बोली, बंदर, तुम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। एव सिमी को लेकर कुछ ही देर में वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में उनकी कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। एव अपना कोट सिमी को पहनाता है और खुद उसे गोद में लेकर बाहर निकलता है। वो एक नज़र उस बंगले को देखती है जहां वो लास्ट टाइम आई थी। वो एव के सीने में अपना सर घुसा देती है। एव उसे लेकर सीधे बेडरूम में जाता है और सिमी को बेड पर लेटा दिया। सिमी अपनी थमी सांसों से उससे बोलती है, अभी आप कुछ करोगे क्या? एव उसे घूरते हुए उसके कोट को अलग कर अपने हाथ में एक गैजेट लेकर उसका बटन प्रेस करता है। उसके ऐसे करने से गेट अपने आप लॉक हो जाता है। ग्लास डोर पर अपने आप कर्टन लग जाते हैं और रूम में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। उसके बाद एव सिमी के चबी गाल को खींचते हुए बिना भाव के बोला, हाँ हम वही करेंगे जो काम अधूरा रह गया था। उसकी बातों का मतलब सिमी को समझ नहीं आता और वो एव को देखने लगी। जब 145 हबी लव यू। अब आगे दोपहर का वक्त, प्राइवेट बंगलो। एव सिमी को एक्सप्रेशन लेस होकर देख रहा था। उसके हाथ सिमी के कल बालों को सहला रहे थे, जिस वजह से सिमी सुकून से सो रही थी। एव उसे एकटक देख रहा था। सिमी के फूले हुए गाल लाल थे अभी तक। एव नीचे झुककर धीरे से उसके गालों को चूम लेता है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज करता है। उसने ब्लैक पैंट और वाइट हैंडमेड शर्ट पहना था। उसने अपनी स्लीव को फोल्ड कर रखा था। उसके बाद वो एक नज़र सिमी को देखता है, जो हमेशा की तरह अपना छोटा सा मुंह तकिए में घुसाकर एकदम कछुए की तरह सिकुड़कर सो रही थी। एव उसके करीब जाकर उसे ठीक से लेटाता है और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। उसके बाद वो नीचे चला जाता है। उस बंगले में कोई सर्वेंट नहीं था। एव नीचे सीधे किचन में गया और उसने सिमी की कंडीशन सोचते हुए उसके लिए एक स्टिफ वेजिटेबल हॉट सूप बनाया और खुद के लिए सिर्फ कॉफ़ी। कुछ देर बाद वो उसे लेकर वापस अपने रूम में गया। उसने उस ट्रे को ग्लास टेबल पर रखा और बैग की तरफ बढ़ गया। उसने सिमी के सर को वापस तकिए से निकालकर उसे उठाते हुए बिना भाव के बोला, लिटिल वाइफी गेट अप। सिमी थकी हुई थी, जिस वजह से उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एव उसे घूरने लगा। उसके बाद उसने ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटा दिया। सिमी धीरे धीरे खोली और नींद भरी आवाज में एव को देखते हुए बोली, अभी ठंड ज्यादा बढ़ गई है ना? उसके ये पूछने से एव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर सिमी को अपनी गोद में उठाते हुए उसके चबी गालों को चूमते हुए बोला, हाँ माय लिटिल वाइफी, इसलिए अब तुम्हें हॉट शॉवर की जरूरत है। उसके ऐसे उठाने से सिमी उसकी बाहों में पूरी सिमट गई और पाउट करके उससे नाराजगी में बोली, अभी मुझे नहीं लेना कोई शॉवर, मुझे सोना है प्लीज।
ऐव ने उसे अच्छे से साफ किया जितना कभी सिमी खुद को साफ नहीं करती थी, क्योंकि वो नॉर्मल ही नहाकर जल्दी से बाहर आ जाया करती थी, क्योंकि नहाने से उसकी थोड़ी दुश्मनी थी। पर ऐव के आगे उसकी जरा सी भी नहीं चली। करीब आधे घंटे बाद ऐव उसे गोद में लेकर बाहर आया। सिमी ने बाथरोब डाला हुआ था, उसका चेहरा एकदम पिंकिश टाइप हो गया था। सिमी अब और भी ग्लोइंग लगने लगी थी। ऐव सिमी को लेकर क्लोजेट में जाता है और मजाल है कि सिमी अपने नन्हे कदम धरती पर रख दे। उसे तो जैसे ऐव के गोद में दुनिया लगती थी। कुछ समय बाद ऐव उसे लेकर बाहर आया। सिमी ने प्यारा सा पाउट बना रखा था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। ऐव ने दोबारा से अपने कपड़े चेंज किए और फिर वापस सिमी को लेकर सोफे पर बैठ गया। सिमी की टिमटिमाती आंखें तुरंत ग्लास टेबल पर उस गर्मा गर्म सूप पर गई। हालांकि वो सूप पसंद नहीं करती थी, पर ऐव के टॉर्चर के बाद उसे इसकी बहुत नीड थी। ऐव अपना लैपटॉप ऑन कर जैसे ही सिमी को सूप पिलाने गया तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सिमी अपने छोटे से हाथों में बाउल पकड़े उसी की गोद में बैठने आ रही थी। ऐव ने एक नज़र पूरे खाली पड़े सोफे को देखा, जहां उसकी लिटिल वाइफी को दिक्कत हो रही थी बैठने में, और वो अब ऐव के गोद में सीधे आकर अच्छे से एडजस्ट होकर बैठ गई और धीरे धीरे बिना स्पून के बाउल को मुंह से लगाकर फूंक मारकर उस सूप को पीने लगी। ऐव ने अपना सर हिलाया और उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया। सिमी चुपचाप अपना सूप पी रही थी तो वहीं ऐव अपना कॉफ़ी पीते हुए अपने लैपटॉप में लॉग इन कर रहा था। सिमी जब काफ़ी देर बाद उस हेल्थी सूप को पी लेती है, तब वो बाउल को टेबल पर रखकर ऐव के सीने में घुस जाती है और धीरे धीरे उसके शर्ट से अपना मुंह पोंछती है। ऐव को सब फील हो रहा था, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। सिमी ऐसे ही उसके सीने में घुसकर फिर आराम करने लगी। ऐव के एक हाथ उसके अब सर को धीरे धीरे सहला रहे थे, जिससे कि कुछ ही देर में फिर से सिमी सो जाती है। ऐव अभी तक उसके सर को सहला रहा था। वहीं दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वीर धैर्य से हॉस्पिटल में मिलने के बाद सीधे कॉलेज आया था, क्योंकि उसे कुछ यहाँ काम था अपने सब्जेक्ट को लेकर। आज कॉलेज कई दिनों बाद ओपन हुआ था, जिस वजह से आज बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। वीर के साथ शिवी भी आई थी। उसका चेहरा अभी भी उदास था। उसे भी अपने सेमेस्टर को लेकर कुछ काम था, जिस वजह से उसका आना जरूरी था। शिवी वीर से कहकर प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है और वीर अपने क्लास टीचर से बात करने चला जाता है। वीर जब क्लास टीचर से बात करके लौट रहा था, तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, हेलो वीर सर। वीर शायद उस आवाज़ को कुछ पहचानता था, इसलिए वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ रिया खड़ी थी। वीर उसे देखकर नॉर्मली हेलो बोलता है तो रिया खुश होकर जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, सर वैसे मुझे ना आपको एक बात कहनी है। उसे ऐसे सीरियस देख वीर ने भी कहा, हाँ कहिए। तो रिया थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, वो सर अपना इतने दिनों बाद और भी ज़्यादा हैंडसम मुझे लग रहे हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर वीर उसे घूरने लगा तो रिया जल्दी से बोली, देखिए सर मैंने आपसे कभी कहा नहीं, पर आप मेरे क्रश हो, मैं आपको काफ़ी टाइम से लाइक करती हूँ। वीर उसकी बात हैरानी से सुन रहा था। उसे रिया पहली नज़र में ही कुछ अलग सी लगी थी, पर उसने कभी सोचा नहीं था, पर आज रिया के ऐसे कहने पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि हमेशा लड़कियों से वो और धैर्य फ्लर्ट करते थे और यहाँ तो खुद लड़की ही। वीर कुछ कहता कि उससे पहले ही कोई रिया की बाजू कस के पकड़ कर बोला, तो मैं कौन हूँ फिर तुम्हारा क्या, तुम मुझे चीट करोगी। उसकी बात सुनकर रिया उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, लुक मिस्टर साहिल, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम बस मेरे डैड के अच्छे दोस्त के बेटे हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पीछे लगा रखा है। बाकी मैं तुम्हें जब लाइक ही नहीं करती तो चीट करने की बात ही कहाँ से आ गई। उसकी बात सुनकर साहिल गुस्से से उसके गर्दन को पकड़कर बोला, तू मुझे। वो आगे कुछ कह पाता तभी वीर ने एक तेज पंच उसके मुंह पर मारते हुए बोला, छोड़ उसे। उस पर क्या तू अपनी मर्दानगी दिखा रहा है, दम हो तो मुझसे लड़। साहिल अपने मुंह से बह रहे खून को अपने हाथों से साफ करते हुए वीर से बोला, अच्छा तो तू है इसका हीरो जिसके लिए ये मुझसे दूर जा रही है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और वहीं रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे लड़के लड़कियां वहां आ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। शिवी भी अपना काम करके जब वापस ऐसे शोर शराबा सुनती है तो ऐसे ही कैजुअली भीड़ में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से भीड़ को साइड कर वीर और साहिल के पास जाती है। रिया जब शिवी को देखती है ती रोते हुए उससे बोली, प्लीज़ आप इन्हें शांत करवाए, अगर ये बात मेरे घर तक गई तो वो लोग मेरा कॉलेज आना बंद करवा देंगे। उसकी बात सुनकर शिवी परेशानी में उन्हें देखने लगी जो एक दूसरे को बिना रुके मार रहे थे।
शिवी ने कुछ सोचते हुए जल्दी से प्रिंसिपल के नंबर पर कॉल डायल किया क्योंकि वो दोनों शिवी के बस के बाहर थे। कुछ ही देर में प्रिंसिपल आए और उन दोनों को अलग किया। वीर के मुंह से हल्का हल्का खून आ रहा था। साहिल को ज्यादा लगी थी। प्रिंसिपल ने उन दोनों को डांटा और वार्न किया। उसके बाद वहां से भीड़ हट गई और शिवी वीर को देखते हुए बोली, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट। उसकी बात सुनकर वीर एक नज़र रिया को देखता है जो अपना सर नीचे किए रो रही थी। उसके बाद वीर रिया के पास जाकर उससे बोला, आगे से वो तुम्हें परेशान करे तो तुम बिना झिझक के मेरे पास आ सकती हो, मैं उसे अगली बार नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर रिया तुरंत उसे देखती है। उसकी आंखों में खुशी आ गई थी। शिवी उन दोनों को देख रही थी और उसके भी चेहरे पर स्माइल थी। उसके बाद वीर रिया को अपने साथ लेकर अपने कार में जाता है। शिवी भी उसके साथ थी। वीर रिया को उसके घर छोड़कर शिवी के साथ अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में धैर्य के पास इस समय चिक्की और समीर थे। धैर्य अब धीरे धीरे बोल पा रहा था। चिक्की और समीर धीरे धीरे उससे बात कर रहे थे। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और धैर्य को शाम की दवा देते हैं। उसके बाद धैर्य सो जाता है। फिर चिक्की और समीर धैर्य को देखकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं। धैर्य के लिए कई सारे गार्ड्स वहीं हॉस्पिटल में लगाए गए थे। समीर चिक्की को अपने कार में ले आता है। कार अभी पार्किंग एरिया में ही थी। चिक्की अपना सीट बेल्ट लगा रही थी पर वो कहीं अटक गया था जिस वजह से उससे हो नहीं पा रहा था। समीर उसकी हेल्प के लिए उसके करीब जाता है। चिक्की उसे प्यार से देखने लगती है। समीर उसकी सीट बेल्ट ठीक करते हुए बोला, ऐसे मत देखो वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर चिक्की ब्लश करने लगती है तो समीर उसके चेहरे के बिल्कुल पास आते हुए बोला, तुम ब्लश करते हुए काफ़ी अच्छी लगती हो। चिक्की उसकी बात सुनकर उसके सीने पर मारते हुए बोली, और तुम फ्लर्ट करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसकी बात सुनकर समीर हंसते हुए उसके हाथों को पकड़कर बोला, अच्छा तो मैं और क्या क्या करते हुए अच्छा नहीं लगता क्या? उसने आगे की बात उसके कान में जाकर बोली जिसे सुनकर चिक्की का चेहरा पूरी तरह जलने लगा और वो समीर को खुद से दूर करते हुए बोली, तुम ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। हटो अब। उद्धरण चिन्ह। समीर उसकी बात सुनकर हटने के बजाय उसकी सीट को पूरा बेंड कर देता है जिससे चिक्की सीट पर ही लेट जाती है और समीर उसके ऊपर आ जाता है। चिक्की और ज्यादा ब्लश करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, जगह तो देख लिया करो एक बार। उसकी बात सुनकर समीर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसाते हुए बोला, तुमने मुझे बेशर्म कहा तो अब बेशर्मी दिखानी पड़ेगी ना। उसकी बातें सुनकर चिक्की की आंखें बड़ी हो गई और वो उसे तुरंत दूर करते हुए बोली, समीर कोई भी देख सकता है, तुम ये क्या कर रहे हो। समीर ने अपना हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया जिससे कार पूरी तरह लॉक हो गया। विंडो तक पर ब्लैक ग्लास लग गए। कार में बिल्कुल अंधेरा हो गया। चिक्की समझ गई कि समीर क्या करने वाला है। जब 146 सीरियसली। अब आगे समीर और चिक्की अपने प्यार भरे पल को काफी समय तक एंजॉय करते हैं और फिर एक दूसरे से अलग होकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिमी इस समय बेड पर सोई थी और आप बालकनी में खड़ा होकर किसी से बेहद सीरियस तरीके से बात कर रहा था। उसके चेहरे के भाव कठोर थे। एव ने अपना आखिरी शब्द उस कॉल वाले इंसान से कठोर होकर बोला, आई एम कमिंग। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अंदर आया। उसने देखा सिमी अभी तक सो रही थी। वो फिर सीधे क्लोजेट में गया और पूरा ब्लैक आउटफिट पहनकर बाहर आया। उसके बाद उसने कॉल करके एक फीमेल मेड हायर किया और उसे बंगलो आने को बोला। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेकर सिमी के पास आता है और उसके छोटे से होठों को चूमकर रूम से बाहर चला जाता है और सिमी आराम से सोती रहती है। उधर एव बंगले से बाहर निकलता है तो बाहर ही शुभम कार लेकर खड़ा था। उसने एव को देखा और जल्दी से कार का गेट ओपन किया। एव एक्सप्रेशन लेस होकर उसमें बैठ गया और कार तुरंत वहां से निकल गई। इधर हॉस्पिटल में शिवी, आहना और वीर आए हुए थे और वो तीनों धैर्य के पास बैठे थे। आहना और शिवी को वॉशरूम जाना था जिस वजह से वो दोनों उठकर वहां से चली गई और वीर धैर्य के बैग पर उसके पैर के पास बैठकर वहां रखे सेब को खाते हुए आसपास हॉस्पिटल में नजरें घुमाकर धैर्य से बोला, वैसे तेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ। उसकी बात का मतलब समझते हुए धैर्य भी आसपास देखते हुए बोला, हाँ यार कोई अच्छी खासी देखी नहीं रही और तो और मेल डॉक्टर मेरा इलाज करता है, यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट भी मेल है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां एक नर्स आकर फ्लावर वॉश में फूल बदलने लगी। वो काफी सुंदर दिख रही थी। वीर उस नर्स को देखकर हंसते हुए उससे बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल, मेरा भाई आपका नंबर चाहता है।
उसने जैसे ही ये कहा धैर्य ने घूर कर उसे देखा और तुरंत उस नर्स की तरफ देखा जो घूर कर रही थी। धैर्य का मुंह बन गया। उसने वीर से चिढ़कर कहा, अगर मेरे पैर में लगी ना होती ना तो अभी एक लात मारता तुझे। ऐसे कौन डायरेक्ट ये सब कहता है? तू भाई है या दुश्मन? वो नर्स अभी अभी धैर्य को घूर रही थी। वीर उससे थोड़ा दूरी बनाकर बैठते हुए उस नर्स से बोला, अरे सॉरी मिस, ये मेरा भाई थोड़ा ना दिमाग से हिल गया है, इसलिए ये मुझसे ऐसी बकवास कर रहा था कि मैं आपसे नंबर मांग लूँ। ये आपको पसंद करता है, ये वो पता नहीं क्या क्या। ये बोलकर वीर हंसने लगा और डेरी अपनी हालत पर दांत पीसते रह गया, क्योंकि अगर वो ठीक होता तो पक्का वीर की हड्डियां तो जरूर तोड़ता। वो नर्स उन दोनों को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आप दोनों को पता भी है मेरी एक बेटी है, और अगर आपको तब भी मुझसे फ्लर्ट करना हो तो बता दो, मेरे हस्बैंड बॉक्सर है, वो आप दोनों को अच्छे से समझा देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ने बहुत मुश्किल से अपने एक हाथ से एक संतरे को उठाया और खींच से वीर को मारते हुए बोला, साले करा ली ना बेइज्जती। वीर उस संतरे को कैच करते हुए उस नर्स से बोला, सॉरी सिस्टर, आप हमारी बातों को सीरियस मत लो, हम सब अभी बहुत नादान हैं, हमारी शक्ल हो देखो कितने नादान हैं हम दोनों। उसकी बात सुनकर वो नर्स उन दोनों को घूरते हुए वहां से चली गई। और तभी वहां शिवी आते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा था जो बाहर तक आवाज आ रही थी? उसे देखते ही धैर्य ने जल्दी से वीर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की कि प्लीज उसे कुछ मत बताना। जिसे देखकर वीर ने नॉर्मली शिवी से कहा, अरे कुछ नहीं, ये ना उस नर्स से फ्लर्ट कर रहा था और उसने इसे जमकर सुना दिया, इसलिए बेचारा उदास हो गया। उसकी बात सुनकर धैर्य का मुंह पूरी तरह बन गया और उसने जल्दी से शिवी की तरफ देखकर कहा, नो नो बेबी, तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो इसने मुझे उकसाया था सच में। चुप हो जाओ तुम, और बस तुम एक बार इस हॉस्पिटल से बाहर आ जाओ, फिर तुम्हारी ये बंदरगिरी ना मैं अच्छे से निकालूंगी। ये बोलकर शिवी गुस्से से धैर्य को घूरने लगती है। तो वीर शिवी के पीछे जाकर अपने दांत दिखाते हुए धैर्य से बोला, वही तो यार, तू मेरी बहन से कमिटेड होकर ऐसे फ्लर्ट करेगा? लड़की नहीं नहीं आंटियों से तो ये अच्छी बात नहीं है। धैर्य उसे मन ही मन हजार गालियां देते हुए उसे कोसने लगा और शिवी की तरफ प्यार से देखने लगा, तो शिवी उसे अभी भी घूर रही थी। धैर्य का मुंह बन गया और तभी वहां आहाना आ गई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसे कई दिनों से वीकनेस हो रही थी, जिस वजह से उसने अपना चेकअप करवाया था और उसकी रिपोर्ट आ गई थी और वो अभी उसे ही लेकर अंदर आ रही थी। शिवी ने आहना को देखा और फिर उसके हाथ से रिपोर्ट लेते हुए बोली, भाभी क्या है इन रिपोर्ट्स में, आप ठीक तो हो ना? उसने चिंता में कहा तो आहना स्माइल करते हुए बोली, मैंने अभी चेक नहीं किया, बाकी मुझे ऐसी कोई बीमारी खुद में फील नहीं होती। उसके ये कहने पर शिवी नॉर्मली फाइल को चेक करने लगी और उसे पढ़कर ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने जल्दी से आहना को फाइल दिखाते हुए कहा, भाभी एक बार आप चेक करो, क्या ये सच है? आहना को समझ नहीं आया और उसने फिर फाइल में लिखे उस शब्द को देखा तो कुछ पल के लिए वो शांत हो गई। वीर और धैर्य उन्हें ही देख रहे थे। शिवी आहना को शांत देख उसको जल्दी से हग करते हुए खुशी से बोली, मैं बुआ बनने वाली हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पीयूष। उसके ये कहने पर आहना अपने सेंस में आई और उसके भी चेहरे पर खुशी आ गई। वो बहुत खुश हो गई ये सुनकर कि वो माँ बनने वाली है। वीर और धैर्य भी बहुत खुश हो गए। वीर ने भी साइड हग करते हुए कहा, और मैं चाचू बनने वाला हूँ। और मैं भी, वीर स्माइल करते हुए बोला। शिवी जल्दी जल्दी फिर शिविन को कॉल करती है और वीर को धैर्य के पास छोड़कर खुद आहाना को सेफली लेकर अपने घर निकल जाती है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ सभी को देनी थी उसे। वहीं दूसरी तरफ CW क्लब में एव इस समय सात्विक और शिविन के साथ बार काउंटर पर बैठा था। वो वाइन की ग्लास को बस भावहीन होकर घूर रहा था। तभी शिविन ने उससे कहा, वो रहा वो, आज यहाँ पार्टी करने आया है। उसकी बात सुनकर एव अपना सर घुमा हल्की नज़र उसे देखता है और उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ जाती है और वो वाइन का शिप लेते हुए बोला, ये आज इसकी आखिरी पार्टी होगी, क्योंकि इसे हमसे दुश्मनी नहीं करनी थी। एव का लहजा कठोर था। तभी वही आदमी उन्हें देखकर हंसते हुए उनके पास आता है। एव उसे भावहीन होकर देख रहा था। वो आदमी एव के पास आकर हंसते हुए बोला, और मिस्टर वाधवा, मैंने कहा था ना कि वो प्रोजेक्ट मैं ही लूंगा, और देखो मैंने ले लिया, और अब इसी की खुशी में मैं तुम्हें अपनी तरफ से ड्रिंक ऑफर करता हूँ। उसकी बात सुनकर एव टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतनी औकात है कि तुम अखंड वाधवा को ड्रिंक ऑफर करोगे? वो आदमी एव से मन ही मन बहुत डर रहा था, पर उसने ऐसा अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ,
नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं बिजनेस किंग को कोई चीज़ ऑफर करूं, मैं तो बस अपनी खुशी में तुमको शामिल करना चाहता था। अब उसकी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं बदले थे। उसने अपने पास पड़ी वाइन की कांच की बोतल को अपने हाथों में धीरे धीरे घुमाते हुए बोला, हम चलो पॉइंट पर आते हैं। तुम वो प्रोजेक्ट वापस हमें दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि आह। वो इतना बोल ही पाया था कि उसकी एक चीख उस क्लब में गूंज उठी और उसके मुंह से तेजाह निकल गई। उस आदमी ने जल्दी से अपने सर पर अपना दोनों हाथ रख लिया और उसके माथे से टप टप खून बहने लगा। सारा क्लब शांत हो गया। एव अपने हाथ में पकड़ी आधी टूटी कांच को बोतल को देखते हुए उस आदमी से बोला, मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो दांत पीसते हुए एक बार फिर उसी कांच की बोतल को उसके सर पर फोड़ता है और उस आदमी की दर्दनाक चीख फिर निकल पड़ती है। वो आदमी डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है तो एव अपने गार्ड्स को एक नज़र देखता है। उसके गार्ड्स उसे आके पकड़ लेते हैं। उस आदमी का सर खून से रंग चुका था। वहां का माहौल थोड़ा भयानक हो गया था। एव ने आगे उस बोतल को जमीन पर फेंकते हुए कहा, इसलिए मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना अभी सर गया है, आगे से तुम्हारी जुबान खींचने में मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और अब चुपचाप साइन करो इस पर। एव ने बेहद डरावने तरीके से ये कहा, जिसे सुनकर ही वो आदमी कांप गया और शुभम ने एक पेपर सामने लाकर रख दिया। वो आदमी जल्दी जल्दी अपने कांपते हाथों से उस पर साइन किया। एव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। साइन हो जाने के बाद एव ने अपना हाथ साइड में किया और विपिन जल्दी से आकर उसके हाथ को साफ करने लगा। उसके बाद एव अपने कोट को ठीक करते हुए उससे एरोगेंट आवाज में बोला, उम्मीद करता हूँ इतना सबक काफी होगा तुम्हारे लिए। वो आदमी अपना सर झुका लेता है और एव सात्विक शिविन के साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो आदमी अपने असिस्टेंट के साथ तुरंत हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। कांच उसके सर में चुभ चुका था। वहीं एव क्लब से बाहर निकल रहा था कि तभी शिविन के पास किसी का कॉल आया और वो बात करने के बाद सभी से खुशी से बोला, अबे सालों, तुम लोगों का प्रमोशन कर दिया मैंने। उसके ये बोलने से एव और सात्विक उसे घूरने लगते हैं तो शिविन जल्दी से खुश होकर बोला, अरे मैं डैड बनने वाला हूँ और तुम दोनों मामा। उसकी ये बात सुनकर सात्विक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पर एव भावहीन ही रहता है। सात्विक शिविन के गले लगते हुए बोला, क्या बात है, बड़ी जल्दी मेहनत का फल मिल गया। उसकी बात सुनकर शिविन उसके पेट में घुसा मारते हुए बोला, तू बधाई दे रहा है या ताने। सात्विक अपना पेट पकड़कर उसे घूरने लगा और फिर शिविन जबरदस्ती एव के गले लगते हुए बोला, तेरे मुंह से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, इसलिए मैं ही तेरी तरफ से खुद को बधाई दे देता हूँ। एव उसे घूरते हुए खुद से दूर करके बोला, कांग्रेट्स। एव ने बस एक ही शब्द कहा तो शिविन ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, वैसे तू इतना अनरोमांटिक है, बेचारी सिमी तुझे झेलती कैसे होगी। उसकी बात सुनकर सात्विक हंसने लगा और एव उन दोनों को घूरने लगा। तो सात्विक ने आगे कुछ सोचते हुए कहा, वैसे चीकू, शिविन गलत नहीं कह रहा, तू हमेशा ही उसे डांटता सुनाता रहता है, तू उससे कभी रोमांटिक भी होता है। उसने उससे हंसते हुए कहा तो एव उसे बुरी तरह घूरने लगा। तो शिविन ने सातक सो साथ देते हुए कहा, अरे यार, बेचारी सिमी को तो इसके ऐसे घूरने से ही डर लग जाता है, तो इनके बीच रोमांस कहाँ से होगा। एव उन दोनों की बातें सुनकर उन दोनों को घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप, मैं उसे खुश रखता हूँ, समझे तुम दोनों, और अब एक भी बात नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। ये बोल के एव तुरंत कार में बैठ गया और वहीं वो दोनों हंसते हुए उसे देख रहे थे। और फिर वो दोनों भी अपने अपने कार में बैठ गए और उन सब की कार अपने अपने घर की ओर निकल गई। जब 147 एव की धमकी सिमी को और कॉलेज डे। अब आगे एव की कार सीधे उसके प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी और शुभम कार से निकलकर एव के साइड का गेट ओपन करता है और एव उसमें बाहर निकलकर शुभम को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर विला के अंदर चला जाता है। अब तक रात हो चुकी थी। एव जब घर के अंदर कदम रखता है तब उसकी नज़र सीधे लिविंग एरिया के सोफे पर आराम से लेटी सिमी पर जाती है, जिसके एक हाथ में चिप्स की पैकेट थी तो दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट। सिमी आराम से खरगोश की तरह चिप्स कुतरते हुए शिनचैन देख रही थी और बार बार उसकी क्यूट सी हंसी लिविंग एरिया में गूंज रही थी। सिमी का सारा ध्यान अभी टीवी पर था, उसने अभी एव को नहीं देखा था। वहीं एव का ध्यान उसके ऊपर था, पर उसका चेहरा भावहीन था। वो चलकर सिमी के पास आता है। किसी के कदमों की आवाज़ पास आने से सिमी अपनी हल्की नज़रों से उस ओर देखना लगती है।
तो उसके चेहरे पर बड़ी सी क्यूट स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को ऊपर हवा में उठा देती है। एव उसके इस हरकत का मतलब अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो उसके पास झुककर उसे अपने गोद में उठा लेता है और सिमी तुरंत उसके कमर के चारों तरफ अपने छोटे छोटे पैर लपेट देती है और उसके सीने में अपना छोटा सा सर घुसाते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, अभी आप इतनी देर से कहाँ थे? और पता है मुझे घर भी जाना था, क्योंकि मैं यहाँ बोर हो गई थी अकेले बैठे बैठे। उसके बाद उसने अपनी हाथ में पकड़ी चिप्स को एक बार खाकर फिर आगे बोली, और मुझे धैर्य से भी मिलने जाना था। एव उसकी बात सुनते हुए उसे ऊपर रूम की तरफ ले जा रहा था और सिमी इस बीच खा भी रही थी और एव से सारी बातें भी बता रही थी। एव उसके सर को सहलाते हुए बिना भाव के बोला, हम कल घर जाएंगे, आज हम यही रहने वाले हैं और धैर्य से कल कॉलेज के बाद मिलने चली जाना। ये कहकर एव सिमी को बेड पर बैठा देता है। सिमी उसकी बात सुनकर पाउट बनाते हुए बोली, अभी आपको नहीं लगता कि घर में अगर कोई बीमार है तो ऐसे कॉलेज जाना अच्छी बात नहीं होती? उसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि उसे कॉलेज नहीं जाना। एव उसकी बातों का ठीक तरह से मतलब समझते हुए उसे अपनी सख्त नज़रों से देखते हुए बोला, लिटिल वाइफी, क्या ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही छुट्टियां मना ली है और अब तुम्हारे पढ़ाई करने का समय आ गया है? उसकी ऐसी बातें सुनकर सिमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत से एव की तरफ देखती है और धीरे से उससे बोली, मैं तो वो बस मजाक कर रही थी। ये बोलकर उसने क्यूट सा पाउट बना लिया तो वही एव अपनी नीली आंखों से उसे घूरने लगता है और फिर उससे बोला, ये सब हरकतें करना बंद कर दो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही लिटिल वाइफी। ये बोल के एव क्लोजेट की तरफ जाने लगा तो सिमी जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगाकर जल्दी से उससे बोली, पर अभी फिर आप मुझे लिटिल वाइफी क्यों कहते हैं? अगर मैं बच्ची नहीं हूं तो? ये बोल के सिमी अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगी। एव उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया और एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, वो सब मेरी गलती है, तुम बहुत समझदार लड़की हो, अब ठीक है कि और भी कुछ है? सिमी उसकी बातों में खुद के लिए तारीफ सुनकर फूले नहीं समाती और बड़ी सी क्यूट वाली स्माइल के साथ जल्दी से अपना छोटा सा सरना में हिलाते हुए बोली, ओह अभी आप कितने अच्छे हो, अब आप जा सकते हो। उसकी इतनी खुशी देखकर एव उसे बुरी तरह घूरते हुए क्लोजेट में चला गया और सिमी के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। कुछ समय बाद एव नाइट वेयर में बाहर आया और एक नज़र सिमी को देखा जो अपने फ़ोन में देखकर हंस रही थी। एव का चेहरा अचानक से बेहद सख्त हो गया और वो सीधे उसके पास जाकर उसके हाथों से फ़ोन तुरंत लेते हुए उससे ठंडी आवाज़ में बोला, क्या कर रही हो तुम? ये बोलकर वो फ़ोन को घूरने लगा जहां ग्रुप चैटिंग ऑन थी और ग्रुप में आए जोक्स को सिमी पढ़कर हंस रही थी। ये देखकर भी एव का चेहरा सख्त ही रहा। वही सिमी प्यारा सा पाउट बना के एव को क्यूटली घूर रही थी। एव उसे देखते हुए अपने सख्त आवाज में बोला, तुम्हें सो जाना चाहिए, ना कि ऐसे ये सब फालतू के काम करने चाहिए। ये कहकर एव बिना उससे पूछे उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके टेबल पर रख देता है। सिमी का मुंह बुरी तरह बन जाता है और वो एक बार अपने स्विच ऑफ हो चुके फ़ोन को देखती है और फिर एव के ठंडे चेहरे को। वो अपना सर झुकाकर मन ही मन एव को बहुत बार कोसती है और अपनी जगह ऐसी ही बैठी रहती है। एव उसे सोता ना देख उससे फिर बोला, सो जाओ लिटिल वाइफी। सिमी अपनी नजरें उठाकर एव की तरफ देखते हुए भोलेपन से बोली, पर मैं दोपहर में बहुत सोई हूँ, जिस वजह से मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं फ़ोन चला रही थी। पर आप तो मॉन्स्टर हो, आपने मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में मोती जैसे छोटे छोटे आंसू आ गए थे। सिमी को ये बिल्कुल पता नहीं था कि एव से इतना भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके रहते हुए सिमी किसी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे या ज़रा सा भी उससे खुश रहे। उसके लिए फिर चाहे खुद सिमी को ही क्यों ना रोना पड़ जाए। एव उसे देखते हुए उसके पास बेड पर बैठकर उसके चेहरे को अपने करीब करता है और उसके फूले हुए गालों पर लुढ़क आए 2 आंसुओं को अपने होठों से सक करता है। सिमी अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर एव उससे दूर होकर उसकी आंखों पर धीरे धीरे किस करता है, जिससे कि सिमी अपनी तितलियों जैसी पलकें झपकाते हुए अपनी आंखें खोल देती है और एव को देखने लगती है। एव उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, मेरी लिटिल वाइफी को नींद नहीं आ रही? उसके ऐसे पूछने से सिमी सुबकते हुए अपना छोटा सा सर हाँ में हिला देती है। एव हल्की सी स्माइल करते हुए उसके बालों के बंद को खोल देता है और सिमी के कल बाल पूरे बिखर जाते हैं। एव फिर उसके बालों में अपना धीरे धीरे हाथ फेरता है
उसके ऐसे करने से सिमी को बहुत अच्छा लगने लगता है। एव लगातार ऐसे ही उसके बालों में अपने हाथ से सहलाते रहता है, जिससे सिमी जैसे नींद वाले नशे में जाने लगती है और उसकी पलकें अपने आप भारी होने लगती है। एव हल्की सी स्माइल करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है, तो सिमी आराम से उसके सीने से लगकर नींद की आगोश में चली जाती है। उसकी धीमी सांसें जब एव को फील होती है, तब जाकर वो उसे ठीक से बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर उसके फूले हुए गालों को चूमता है और फिर उसके छोटे से होठों को। उसके बाद वो उठकर सीधे वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में धैर्य के पास अन्वी और सात्विक साथ में रुके हुए थे। आज अन्वी और धैर्य कुछ बात कर रहे थे और सात्विक वहां लगे सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। धैर्य के लिए बेस्ट डॉक्टर की टीम्स लगी हुई थी, इसलिए उसकी रिकवरी जल्दी जल्दी हो रही थी। डॉक्टर आकर फिर धैर्य को रात का दवा देते हैं, जिससे कुछ ही देर में धैर्य सो जाता है। उसके बाद अन्वी सात्विक के पास जाकर उसके बाहों में अपने हाथ डालकर और उसके कंधे पर अपने सर को रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सात्विक स्माइल करते हुए अपने एक हाथ से उसके हाथ को सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड एंजल? उसकी बात सुनकर अन्वी बोली, कल से कॉलेज है और क्या आप भी चलोगे कॉलेज? उसकी बात सुनकर सात्विक कुछ सोचकर बोला, महम नहीं, मैं और चीकू तो अभी कॉलेज नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है, जिसे आधा से ज़्यादा अकेले चीकू संभालता है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प के लिए रुकना है। बाकी हम दोनों ऑनलाइन क्लास ले लिया करेंगे। उसकी बात सुनकर अन्वी का मुंह बन गया और उसने फिर कहा, आप मेरे लिए टाइम कब निकालोगे? मुझे भी अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके साथ बिताने हैं। उसकी बात सुनकर सात्विक हंसते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, घर में हमारी शादी की बात चल रही है और धैर्य के ठीक हो जाने के बाद हमारी शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाएगी, इसलिए तुम्हें बस थोड़ा टाइम और इंतज़ार करना होगा ऑफ माई एंजल। उसकी शादी की बात सुनकर अन्वी ब्लश करने लगी और खुशी से हाँ में सर हिलाया। उसके बाद दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। दूसरी तरफ दिल्ली से बाहर एक कॉटेज के बैकयार्ड में रात के समय एक चॉपर लैंड हुआ और उसमें से एक काले कपड़े पहने हुआ एक एजेड आदमी बाहर निकला। उसके साथ शायद उसका असिस्टेंट था, जो उसके पीछे बाहर निकला और उस आदमी को कॉटेज के अंदर ले जाने लगा। वो जब अंदर आया तो किसी राजा की तरह सोफे पर बैठकर अपने आसपास देखते हुए अजीब स्वर में बोला, आखिरकार मैं वापस लौट ही आया और अब सारी लड़ाई छुपकर नहीं बल्कि खुलकर आमने सामने होगी। हाँ हाँ हाँ, ये बोल के वो किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। वहीं उसका असिस्टेंट जो था वो उसे देखकर अपना सर नीचे करके बोला, बॉस, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन पहले से भी कई ज़्यादा खतरनाक बन चुका है अब। और वो जहाँ तक मैंने उसके बारे में पता लगाया है वो जल्दी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए बॉ। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए वो आदमी नफरत भरी आवाज में बोला, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जो उससे डर जाऊं, और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है बड़े से बड़े ताकतवर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, तो बस तुम उसी कमजोरी का पता लगाओ और अपना काम शुरू करो। उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट बस हाँ में सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी अपना सर सोफे से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस समय उसके चेहरे पर शैतानियत साफ झलक रही थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। धैर्य को छोड़कर बाकी सभी आज कॉलेज आए थे। आहना अब से कॉलेज नहीं करने वाली थी क्योंकि शिविन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। शिविन भी आहना की पूरी केयर करता था और शिवी भी आहना का ध्यान रखती थी। आज सिमी को कॉलेज ड्रॉप करने आया था। सिमी का फेस दिन प्रतिदिन बहुत ग्लो करने लगा था और उसका फेस भी और ज़्यादा चबी हो गया था। सिमी ने आज ग्रे कलर का फुल लेंथ ड्रेस पहन रखा था। उसके कल बाल खुले थे जिसमें सिंदूर लगा हुआ था, गले में मंगलसूत्र था और हाथों में अभी भी उसने चूड़ा पहन रखा था। उसने लाइट मेकअप किया था जिसमें वो काफ़ी क्यूट सी डॉल लग रही थी। जब उनकी कार कॉलेज के गेट के बाहर आकर रुकती है तब आप सिमी को गौर से देखते हुए उसे रुड टोन में समझाते हुए बोला, कॉलेज में तुम सिर्फ पढ़ने जा रही हो, मेरे गार्ड्स की नज़र हर वक्त तुम पर रहेगी और अगर तुमने वहाँ के किसी भी लड़के से बात की या देखा भर भी उनकी तरफ तो तुम सोच लेना मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, और उस लड़के को मैं वही जिंदा दफन कर दूंगा। एव ने ये बात मन ही मन कठोरता से कहा। सिमी उसकी धमकी सुनकर अपना छोटा सा सर झुका लेती है और एक अच्छे बच्चे की तरह उससे धीरे से बोली, ठीक है मैं समझ गई। उसके ये कहने पर एव ने उसके छोटे से होठों को स्मूच किया। सिमी उसे घूरने लगी।
उसके बाद एव ने उस कार से जाने दिया और सिमी खुन्नस में एव को मन ही मन कोसते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगी। एव की कार तब तक वहां खड़ी रही जब तक कि सिमी कॉलेज के अंदर पहुंच नहीं गई। उसके बाद एव की कार वहां से चली गई। सिमी जब कॉलेज के अंदर पहुंची तब उसे रास्ते में ही अन्वी, चिक्की, शिवी, वीर मिल गए। सिमी को ये बात कल पता चल गई थी कि आहना प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो और सभी आज उससे मिलने जाने वाले थे। चिक्की सिमी को घूर रही थी। सिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे घूर क्यों रही है, इसलिए वो चिक्की के साथ क्लास के अंदर चलते हुए मासूमियत से बोली, चिक्की कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। उसकी बात सुनकर चिक्की डेस्क के पास जाकर बैठ जाती है तो सिमी भी जल्दी जल्दी उसके पास जाके बैठ जाती है और दोबारा उससे क्यूट सी स्माइल के साथ पूछती है, बोलो ना चिक्की, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। चिक्की ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी बुक्स निकालने लगी। सिमी की आंखें अब भरने लगी थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब चिक्की ऐसे उससे बिहेव कर रही थी। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही क्लास में टीचर आ गए। सिमी ने प्यारा सा पाउट बनाकर एक बार चिक्की को देखा जो अपने बुक में देख रही थी। उसके बाद वो भी टीचर के लेक्चर को बिना मन के सुनने लगी, क्योंकि वैसे भी उसका कॉलेज आने का ज़्यादा मन नहीं था। टीचर अभी लेक्चर दे ही रहे थे कि कोई क्लास में अपनी टक टक हील करते हुए आती है और बड़े ही रुआब में टीचर से बोली, मे आई कम इन सर। उसकी आवाज़ सुनकर सभी उसी ओर देखने लगे। सिमी ने भी उसे देखा और फिर उसे इग्नोर कर अपने बुक में देखने लगी। और वहीं अन्वी, चिक्की, शिवी, वीर ने जब उस लड़की को देखा तब उन सबका चेहरा सख्त हो गया और वो सब उसे बुरी तरह घूरने लगे। पर सिमी इन सब से अनजान अपनी बुक को देख रही थी। टीचर उस लड़की को देखकर उसे अंदर आने को बोलते हैं और वो लड़की अपने बालों के साथ खेलते हुए अंदर आती है तो उसकी नज़र जैसे ही फर्स्ट डेस्क पर बैठी सिमी और उसके मांग में सिंदूर और उसके पूरे मैरिड लुक पर जाती है तो उसका चेहरा तमतमा जाता है और वो सीधे जाकर उसी के पीछे वाली डेस्क पर बैठ जाती है। तो कौन है वो लड़की और कौन था वो आदमी, क्या चल रहा है एव के दिमाग में। जब 148 कॉलेज मस्ती, थप्पड़, धमकी, जासूसी। अब आगे क्लास चल रही थी। सभी लेक्चर पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए थे। दूसरी तरफ वाधवा इंडस्ट्रीज कंपनी के बाहर एक पोश कार आकर रुकती है और उसमें से युवराज कपूर बाहर निकलता है और सीधा कंपनी के अंदर जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो अंदर जाता है और उसे सामने ही शुभम मिल जाता है जो शायद उसे ही लेने आया था। युवराज कपूर उसके साथ सीधे टॉप फ्लोर से के केबिन में गया। शुभम उसे केबिन के बाहर छोड़कर वापस अपने कैबिन में चला गया और युवराज कपूर अंदर गया। उस समय एव ग्रे कलर के बिजनेस आउटफिट में फुल लेंथ कांच के वॉल के आगे खड़ा होकर सिगार पी रहा था। युवराज कपूर उसी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और एव बिना उसकी तरफ देखे भावहीन आवाज में बोला, गुड, यू आर ऑन द राइट टाइम। उसकी बात को सुनकर युवराज कपूर उससे बोला, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है ये बताओ। एव बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में उसकी तरफ मुड़ता है और अपने होठों से सिगार लगाते हुए उसे देखकर बोला, तुम्हें अपनी बीवी को संभाल कर रखना होगा। युवराज कुछ पल बीवी के शब्द को समझ नहीं पाया पर फिर जब उसे सनम का चेहरा याद आया उसने नासमझी में उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा। एव उसकी बातों पर टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने किंग साइज चेयर पर बैठते हुए बोला, मतलब साफ है, तुम अपनी बीवी को मेरी वाइफ से दूर रखो क्योंकि अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुम दोनों को उजाड़ के रख दूंगा। उसकी इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर युवराज उसकी बातों को समझने लगा तो एव आगे अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, और हाँ, मैंने सुना है तुम बाप बनने वाले हो और तुम अपने बच्चे के लिए खुश भी हो, पर क्या तुम चाहते हो कि वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसे। अखंड। युवराज एव की बात सुनकर जोर से गुस्से में उसका नाम लेता है। एव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो ऐसे ही उसे देखता रहता है। और वहीं युवराज कपूर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम्हें एक नवजात जो अभी पैदा तक नहीं हुआ उसे मरवाने की बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर एव का चेहरा एकदम ठंडा हो गया और उसने कसकर अपना हाथ टेबल पर रखते हुए गुर्राते हुए बोला, बात अगर मेरी वाइफ पर आएगी तब मैं किसी भी हद तक नीचे गिर सकता हूँ, यू अंडरस्टैंड दैट। और हाँ, ये कोई खोखली धमकी नहीं है क्योंकि तुमने मेरा रिकॉर्ड चेक किया होगा। मैं जो बोलता हूँ वो मैं कर भी देता हूँ। युवराज उसे देखते हुए फिर सिमी के बारे में सोचकर बोला, सनम ऐसा क्या कर रही है या करने वाली है जिससे सिमी को उसका नाम भी मत लेना अपने मुंह से, वरना अपने पैरों पर जा नहीं पाओगे यहाँ से। एव अपनी तीखी नजरों से उसे देखते हुए उसकी बात को बीच में काट कर बोला। युवराज को एव किसी साइको से कम नहीं लग रहा था जो सिर्फ नाम लेने भर से ऐसा रिएक्ट कर रहा था।
युवराज अब आगे बढ़ चुका था, उसे अपने बच्चे से ही अब मतलब था, जिस वजह से उसने फिर नॉर्मल होकर कहा, ठीक है, पर मुझे बताओगे कि सनम ऐसा क्या कर रही है या करने वाली है। ऐव अपने चेयर पर मूव होते हुए इमोशनलेस होकर उसे देख रहा था और फिर उसने उससे बताया, जिसे सुनकर युवराज हैरान हो गया। तो आप उसे फिर वार्न करते हुए बोला, बेहतर होगा कि तुम उसे लेकर चले जाओ यहाँ से और अपनी अच्छी लाइफ जियो उसके साथ, वरना मेरे अंदर उसके लिए और न तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दया नहीं है। मैं वो कर दूंगा जो मैं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर युवराज उसे गुस्से से घूरने लगा तो ऐव ने कैजुअली कहा, मुझे ज़्यादा बात करने का शौक नहीं है, मैं सीधे एक्शन पर भरोसा रखता हूँ, पर सात्विक ने मुझे पहले तुमसे बात करने को कहा जिस वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। उसकी बात सुनकर युवराज काफ़ी गहरी सोच में चला जाता है। उसे ऐव के पैशन को देखकर ही लग गया था कि ऐव सच में कुछ भी कर सकता है उसके बच्चे के साथ, जिस वजह से युवराज गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं उसे दूर ले जाऊंगा इन सब चीज़ों से, पर जब मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा तब का मुझे नहीं पता, क्योंकि तब मैं सनम को छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर ऐव ने कोल्ड भाव से कहा, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, बस तुमसे अभी जो कह रहा हूँ वो करो। युवराज उसकी बात सुनकर फिर हाँ में सर हिलाकर तुरंत वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं या फिर अपना सर चेयर से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और शैतानी स्माइल के साथ बोला, गेम इज ऑन। दूसरी तरफ कॉलेज कैंपस में टीचर अपना फर्स्ट लेक्चर देकर चले जाते हैं। उसके बाद क्लास में सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सिमी भी चिक्की की तरफ देखती है और उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि चिक्की उसे खुद ही घूरते हुए बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इसलिए तुम ऐसे क्यूट सा फेस मत बनाओ वरना मैं फिर से पिघल जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सिमी ने प्यारा सा पाउट बना रखा था, वो क्यूट सी स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जल्दी से चिक्की को साइड कर लेती है और तभी अन्वी भी आकर चिक्की को दूसरे साइड से हग कर लेती है। चिक्की बीच में दबते हुए बोली, ओ मेरी भाभीओ, बच्चे की जान लोगी क्या। वो ये बोल ही रही थी कि शिवी आकर उसके सर पर धीरे से मारते हुए सिमी से बोली, क्यूटी तुम्हें पता है ये ना मुझसे जल रही है। उसकी बात सुनकर सिमी ना समझी में बोली, मतलब। उसकी बात का जवाब देते हुए अन्वी बोली, मतलब कि इसे शिवी से पहले बुआ बनना था और मेरी अभी शादी हुई नहीं है और तुम हो सबसे बड़ी बहू, तो उस हिसाब से तुम्हें चिक्की को जल्दी बुआ बनाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सिमी अपनी आंखें छोटी करके चिक्की को घूरती है और फिर क्यूट सी आवाज में बोली, अच्छा तो तुम इसलिए सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही। चिक्की भी उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो मेरे भी अंदर फीलिंग्स है अपने छोटे छोटे क्यूट से भतीजी और भतीजों के लिए, और देखो शिवी से मैं बेट हार गई। आखिर उसकी भाभी पहले प्रेग्नेंट हो गई और अब वो मुझसे पहले बुआ बनने वाली है और मैं ऐसी ही सबको खुश होते हुए देखूं। मेरे भाई जिनमें से एक की शादी को 1 महीने होने वाले हैं और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। दूसरे और तीसरे की तो अभी बात ही छोड़ो, क्योंकि अभी उनकी शादी ही नहीं हुई। चिक्की सिमी, अन्वी और शिवी तीनों को घूरते हुए बोली। उसके बाद वो आगे बोली, और जिसकी हुई उनमें से एक सार्थक भाई जो यहाँ नहीं रहते, और दूसरी तुम जो सबसे मेरी खास है, पर तुमने अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं दी। चिक्की मुंह बनाते हुए बोली। उसकी शिकायत सुनकर सिमी कुछ सोचते हुए अपना सर खुजलाकर बोली, अच्छा तो क्या तुम्हें बेबी चाहिए, जो तुम्हें बुआ कहे। उसकी बात सुनकर चिक्की उसे घूरने लगी तो और बोली, अरे क्यूटी देखो, अगर तुम्हारा बेबी आएगा तब हम सब उसके साथ मस्ती करेंगे, उसके साथ वाटर पार्क जाएंगे। और सिमी वाटर पार्क का नाम सुनते ही जल्दी से उसकी बात को बीच में काटते हुए अपनी टिमटिमाती आवाज में बोली, अरे हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वाटर पार्क तो मुझे भी जाना था और उसके अम्यूजमेंट पार्क भी। फिर कुछ सोचते हुए क्यूट सी स्माइल के साथ बोली, मैं ना आज ही हबी से कहूंगी कि मुझे जल्दी से वहां लेकर चले। ये बोलकर वो उन्हें देखने लगी, जो बहुत बुरे एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहे थे। सिमी को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कह दिया, क्योंकि आखिर उसे भी ये सब जगह घूमने में अच्छा लगता है। सिमी उन सब को मासूमियत से देख रही थी और तभी अन्वी और शिवी ठहाका मार कर हंसने लगे और चिक्की गहरी सांस लेते हुए लाचारी से सिमी से बोली, अभी तुम्हें बेबी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों के पास ऑलरेडी एक बेबी है जिसे वो संभाल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सिमी के कान खड़े हो गए और उसने जल्दी से कहा, 1 मिनट, मेरे हबी के पास कौन सा बेबी है जिसे वो संभाल रहे हैं और उन्होंने मुझे नहीं बताया। उसकी बात सुनकर अन्वी उसे साइड से हक करते हुए हंसकर बोली, तुम ही तो उनका बेबी जो अभी भी एम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क जाने की जिद करता है उनसे। सिमी उन सब के हंसने और बातें करना का मतलब समझ गई।
और उसने मुंह फुलाकर जैसे ही कुछ कहना चाहा कि तभी उन सब के कानों में किसी की तीखी आवाज पड़ी, तुम अभी भी छोटे बच्चों जैसे शौक पालती हो, पता नहीं तुम अखंड को खुश भी रख पाती हो कि नहीं। उसकी आवाज सुनकर सभी पीछे वाली डेस्क की ओर देखने लगे, जहां सनम बहुत देर से उन सब की हंसी मजाक को सुनकर गुस्से में उबल रही थी। और जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर सिमी इतनी मासूम कैसे हो सकती है, तब उसने ये सब कह दिया। वही सिमी उसकी बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी और उसके कुछ कहने से पहले चिक्की अपने हाथों की स्लीव को फोल्ड करते हुए सनम से बोली, क्या बोला तुमने, जरा फिर से कहो। अगर इस बार तुम्हारा मुंह न तोड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी श्रुति वाधवा नहीं। उसके ये कहने पर सनम अपने सीट से खड़ी होकर अपने हाथों को फोल्ड कर घमंड में बोली, हर बार तुम सभी क्यों अपनी छोटी सी डरपोक भाभी को बचाने चले आते हो? क्या उसके पास मुंह नहीं है बोलने को? उसकी बात सुनकर सभी उसे गुस्से से घूरने लगे तो वहीं सिमी उसके सामने आते हुए उसे घूर कर देखते हुए क्यूट आवाज में बोली, देखो मुझे लगा था कि तुम बचपन में ही सिर्फ बुरी और हड्डियों का ढांचा थी, पर तुम अब भी वैसी ही बुरी और हड्डियों का ढांचा हो। इसलिए मुझसे मत पंगे लेना, वरना मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं छोटी बच्ची क्या हाल कर सकती हूँ तुम्हारा। ये कहकर सिमी खुन्नस में उसे घूरने लगी और वही सारी क्लास सनम के लिए हड्डियों का ढांचा शब्द सुनकर सब हंस पड़े। सनम गुस्से से कांपने लगी और वो सिमी से नफरत में बोली, यू बिच। वो आगे कुछ कह पाती अन्वी एक तेज चाटा उसके गाल पर जड़ते हुए बोली, तुम हो बिच, जो दूसरों को ऐसे कह रही हो, और तुमसे तो मेरा बचपन का हिसाब था जो आज मैंने पूरा किया। इसलिए आइंदा से सिमी के बारे में कुछ कहना मत, वरना हम सब मिलकर तुम्हें गायब कर देंगे। सिमी को उसके मार खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल थी। वहीं सभी सनम को देख रहे थे। सनम अपने गाल पर हाथ रखे हुई थी, जहां उसे अन्वी ने थप्पड़ मारा था। उसने जो हील पहन रखी थी वो थोड़ा डगमगाई, जिस वजह से उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। सभी को नहीं पता था कि सनम 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। वहीं सनम अपने पेट पर हाथ रखकर सिमी और बाकी सभी को देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई, पर तभी वहां पर किसी की आवाज गूंज उठी, सनम क्या कर रही हो तुम यहाँ, और क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? उस आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की ओर देखने लगे तो वहां पर युवराज कपूर सनम को घूरते हुए खड़ा था। सारी क्लास युवराज कपूर को देखकर बातें और हूटिंग करने लगी और युवराज कपूर सीधे चलकर सनम के पास आया और उसे कंधे से पकड़कर सिमी की तरफ देखने लगा। ये सभी को पता था कि युवराज कपूर और सनम मित्तलाक शादीशुदा हैं। सिमी भी उन दोनों को नॉर्मल तरीके से ही देख रही थी। तभी युवराज सनम को संभालते हुए सिमी से बोला, इसने जो भी तुमसे बदतमीजी की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब से ये तुम्हें कभी नहीं परेशान करेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सनम हैरानी से युवराज कपूर की तरफ देखती है और खुद को गुस्से से छुड़ाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुमसे किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? उसकी बात सुनकर युवराज उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो और मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, क्योंकि हम आज ही यूरोप जा रहे हैं। वहाँ पर मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं अब अपनी फैमिली बिजनेस को वहीं पर ही संभालूंगा। उसकी बात सुनकर सनम हैरान हो गई और उसने गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे यही रहना है और तुम मुझ पर ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसके ये कहने पर युवराज ने उससे शांत स्वर में कहा, देखो मेरी बात को समझो, हमें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ यूरोप चलो, वरना तुम अकेले ही इस बच्चे को पालो, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे अभी इसी वक्त डाइवोर्स ले लूंगा। उसकी बात सुनकर सनम दंग रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युवराज ऐसे क्यों कह रहा था। सनम ने एक नज़र सिमी और सभी को देखा, उसके बाद उसने युवराज से कहा, हम कहीं और चलकर बात करते हैं, यहाँ तुम्हें तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर युवराज ने बस हाँ में सर हिलाया और सनम सिमी को जलती निगाहों से घूरते हुए वहां से युवराज के साथ चली गई। उसके जाने के बाद सिमी भी नॉर्मल हो गई और बाकी सभी फिर बातें करने लगे। धीरे धीरे सारी क्लास खत्म हुई। सिमी धैर्य से मिलने जाने वाली थी और शिवी चिक्की लाइब्रेरी जाने वाली थी। अन्वी आहना के साथ अपने कपड़े डिजाइनिंग के लिए गई थी। सिमी जब कॉलेज से बाहर आई तो ड्राइवर पहले से ही कार लेकर खड़ा था। सिमी चुपचाप जाकर बैठ गई और फिर उसने ड्राइवर से कार हॉस्पिटल ले जाने को कहा और उसकी कार हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसके जाते ही एक आदमी जो उसके ऊपर नज़र रखे हुए था, उसने किसी को कॉल पर कुछ बताया और फिर वहां से निकल गया। सिमी ने रास्ते में से धैर्य के लिए एक लार्ज पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज ले लिया, क्योंकि उसने कहा था कि वो ये सब धैर्य को चाहे जैसे खिला कर ही रहेगी।
जिस वजह से उसने उन फूड पैकेट्स को अच्छे से अपने बैग के अंदर छुपा लिया। और फिर हॉस्पिटल पहुंची। वो अदन धैर्य के वार्ड में गई तो उसने देखा धैर्य आराम से अपने फ़ोन में बिजी था। सिमी अपने छोटे कदमों से जल्दी से वार्ड के अंदर गई और झट से दरवाज़ा लॉक कर दिया। धैर्य कुछ आवाज़ें सुनकर तुरंत उस और देखा और सिमी को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से कहा, ओ माय क्यूटी भाभी आ गई। पता है कल से मैं यहाँ पक गया हूँ, अब जल्दी से कुछ डिलीशियस फूड खिला दो। उसकी बात सुनकर सिमी क्यूट सी स्माइल करते हुए उसके पास अपने बैग को खोलते हुए बोली, हाँ धैर्य, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, पर किसी को पता ना चले वरना मॉन्स्टर मुझे पनिश करेंगे, ओके। उसकी बात सुनकर धैर्य ऐफ का चेहरा याद करके बेफ्रिक होकर बोला, डोंट वरी क्यूटी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद सिमी जल्दी से उसके सामने चीज़ पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज रखती है और धैर्य के मुंह में पानी आ जाता है और सिमी फिर थोड़ा सा पाउट बनाकर बोली, धैर्य क्या मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूं, क्योंकि तुम खाओगे तो मेरा पेट मुझे परेशान करेगा कि तुम्हें भी ये खाना चाहिए। उसकी बात सुनकर धैर्य ने हंसते हुए पिज्जा का एक स्लाइस निकाला और उसकी तरफ रखते हुए बोला, अरे क्यूटी, हम दोनों मिलकर खाएंगे, ये लो। और अब शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोनों किसी भुक्कड़ की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। उन लोगों ने अब तक पूरा खा लिया था, बस एक ही टुकड़ा बचा था और सिमी जैसे ही उसे मुंह में रखने वाली थी कि पीछे से अचानक से दरवाज़ा खुला और किसी की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? तो कौन है जिसकी आई है आवाज़? और क्या प्लान कर रही थी सनम? कौन था वो आदमी जो रख रहा है सिमी पर नज़र? जब 149 करवा चौथ। अब आगे। दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई जिसे सुनकर सिमी ने जल्दी जल्दी अपने मुंह में रखा स्लाइस निगल लिया और जल्दी से अपने छोटे से मुंह को अपने हाथों से साफ किया और धैर्य की तरफ देखकर धीरे से जल्दी से बोली, धैर्य जल्दी करो, डॉक्टर आ गए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर सिमी जल्दी जल्दी बॉक्सेज को बैग के नीचे डालने लगी और धैर्य अपने मुंह को जल्दी से साफ कर वापस से बेड पर लेट गया और बीमारों वाला चेहरा बना लिया। दरवाजे से डॉक्टर अंदर आया और उसने उन दोनों को देखा जो काफ़ी भोले लग रहे थे। डॉक्टर ने फिर धैर्य को चेक किया और एक नज़र सिमी को देखकर उसे इंजेक्शन लगा दिया। सिमी को सांस में सांस आई, वरना अगर उसके मॉन्स्टर हबी को ये पता चल जाता तब वो उसे बिना सजा दिए छोड़ता नहीं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा के वापस चले गए। उनके जाने के बाद सिमी गहरी नींद लेते हुए क्यूट सी आवाज़ में धैर्य से बोली, अच्छा हुआ पकड़े नहीं गए, वरना तो काम से जाते आज। धैर्य ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए और फिर उससे कहा, वैसे कल भी इतनी समय ही आना ठीक है। सिमी क्यूट सी स्माइल करके अपने छोटे से सर को हाँ में हिला देती है और फिर को दोनों दुनिया भर की बकबक करने लगते हैं। दवा के असर से कुछ ही देर में धैर्य को नींद आ जाती है और सिमी यूज अच्छे से कवकर वार्ड से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो सीधे आहना से मिलने जाती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो उससे मिलने आएगी। आहना उस वक्त अनवी के साथ कैफे में थी, जिस वजह से सिमी भी वहीं गई। अनवी और आहना बातें कर रहे थे। सिमी उनके पास आई और खुश होकर आहना को हक करती है और क्यूट सी स्माइल करते हुए बोली, आहना दी, मैं आपके और कायरा दी के बेबी के साथ खूब मस्ती करूंगी। उसकी बात सुनकर आहना हंसते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो तीनों बातें करने लगे। अब तक शाम से रात हो चली थी और फिर तीनों अपने अपने घर निकल जाती है। कुछ ही देर में सिमी की कार वाधवा मेंशन के आगे रुकती है और वो अपना बैग लेकर अंदर जाती है और सारिका जी, आस्था जी से मिलकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो डिनर करती है और ऊपर रूम में आकर अपना नाइट गाउन लेकर वॉशरूम जाने लगती है। तभी रूम का गेट खुलता है और आप अपना कोट अपने हाथ में लिए अंदर आता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सिमी वहीं खड़ी होकर उसे देखना लगती है और आप उसे देखते हुए अपने कोट को सोफे पर रखकर सिमी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सिमी उसकी तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल करते हुए बोली, अभी आप आ गए। ऐव ने बिना भाव के कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर सिमी पाउट बना लेती है और फिर उसके साइड से निकलते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे कभी ठीक से जवाब नहीं देते। उसकी बात सुनकर ऐव उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करता है और सिमी उसके सीने से जा लगती है। ऐव उसके छोटे से चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तुमने आज कुछ किया तो नहीं है ना? ऐव उसे सख्त आंखों से घूरते हुए बोला, जिसे सुनकर सिमी सकपका गई और जल्दी जल्दी अपना छोटा सा सरना में हिलाते हुए बोली, न नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वो अपनी क्यूट सी स्माइल को बरकरार रखते हुए बोली। ऐव अपनी गहरी नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, हम आई नो कि मेरी लिटिल वाइफी कितनी शरीफ है।
उसके तंज को सिमी अपनी तारीफ समझकर खुशी से चहकते हुए उसे सीने में घुसते हुए बोली, हाँ अभी देखो आपको भी अब लगने लगा। उद्धरण चिन्ह। आव अपना सर नीचे कर उसके छोटे से सर को देखता है जो किसी कछुए की तरह उसके सीने में घुसा जा रहा है। आव को समझने में देर नहीं लगी और उसने उससे एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, क्या चाहती हो तुम? सिमी जैसे उसके यही पूछने का इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को ऊपर हवा में उठा देती है और अपने कपड़े दिखाते हुए पाउट बनाकर बोली, अभी आपको पता है आपकी लिटिल वाइफी कितनी थक गई है, इसलिए आप उसकी बातों को बीच में काटते हुए उसे घूरते हुए बोला, समझ गया मैं। ये कहकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और क्लोजेट की तरफ लेकर चला जाता है। सिमी के चेहरे पर क्यूट स्माइल आ जाती है और उसे उसके कपड़े चेंज करने लगता है। उसके बाद वो उसे लाकर बेड पर बैठा देता है और फिर खुद जाकर फ्रेश होने लगता है। सिमी आराम से जाकर बेड से टिककर बैठ जाती है और अपने फ़ोन को यूज़ करने लगती है। कुछ ही देर बाद वॉशरूम का गेट ओपन होता है। आव टॉवल में बाहर आता है। सिमी उस समय अपने फ़ोन में ही बिजी थी। आव अपने कदम उसी की ओर बढ़ा देता है। सिमी किसी के आने की आहट सुन अपना सर उठाकर देखती है तो उसकी सांस अटक जाती है और वो बिना पलक झपकाए आव के एब्स देखने लगती है। आव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सिमी के पास आकर उसके हाथ से फ़ोन लेता है और उसे साइड टेबल पर रख देता है। सिमी उसके ये करने पर हड़बड़ा जाती है और जल्दी से आव को घूरने लगती है। आव उसके अगली सुबह सिमी किसी बच्चे की तरह आव के ऊपर उसके सीने में घुसकर सो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत थकान थी। आव की आंख खुली और उसने सिमी को अपने ऊपर से हटाकर अच्छे से साइड में लिटाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। कुछ पल ऐसे ही देखने के बाद वो झुककर उसके सर को चूम लेता है और बेड से खड़े होकर अपनी टॉवल लपेटकर वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तब वो ऑफिस के लिए रेडी होकर एक नज़र सिमी को देखता है और फिर उसे किस कर रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं सिमी आराम से सो रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इस बीच आव बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहता था और वो देर रात घर आता था और सुबह जल्दी चला जाता। सिमी भी सभी के साथ मस्ती करते हुए अपने दिन निकाल रही थी। इस बीच वो धैर्य को हर तरह का फूड खिला चुकी थी हॉस्पिटल में ही। देखते ही देखते धैर्य को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और अब वो अपने पैरों पर चल सकता था। वो ठीक हो चुका था, बस कुछ मेडिसिन्स लेता था और अभी कॉलेज नहीं जाता था। 16 दिन बाद शाम का वक्त सिमी चिक्की कॉलेज से घर आई तो उन्होंने देखा कि मेंशन में किसी चीज़ की तैयारियां चल रही थी। सिमी अपना बैग वहीं सोफे पर रखते हुए चिक्की से नासमझी में बोली, कुछ है क्या घर में? उसकी बात सुनकर चिक्की अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, चलो चलकर पूछते हैं। ये कहकर वो दोनों मंदिर की तरफ गई जहां इस समय पंडित जी सारिका और आस्था जी बैठकर कुछ मुहूर्त का पूछ रहे थे। सिमी उनके पास जाकर सारिका जी को पीछे से हक करके क्यूट सी आवाज में बोली, दादी घर में कुछ फंक्शन है क्या? चिक्की भी आस्था जी को हक कर लेती है तो सारिका जी सिमी के देखते हुए उससे कुछ याद करते हुए बोली, अच्छा हाँ बेटा, तुम्हारा तो इस बार पहला होगा ना, मैं तुम्हें इसकी सारी विधि समझा दूंगी। सिमी अपना छोटा सा सर खुजलाते हुए नासमझी में बोली, मेरा पहला मतलब कि तुम्हारा इस बार पहला करवा चौथ होगा शादी के बाद। आस्था जी उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए बोली। करवा चौथ का नाम सुनकर सिमी का मुंह बन गया और उसने सभी से कहा, ये वही है ना जिसमें आप लोग हर साल सारा दिन बिना खाए पिए रहते हो? उसकी बात सुनकर आस्था जी हंसते हुए बोली, हाँ ये वही व्रत है, पर तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी इसलिए तुमने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, पर इस बार ये तुम्हें करना होगा क्योंकि अब तुम इस खानदान की बड़ी बहू और चीकू की पत्नी हो। बाप रे, नहीं आप सब ऐसे अत्याचार मत करिए मुझ प्यारी सी लड़की पर, मैं नहीं कर पाऊंगी ये। सिमी जल्दी से पाउट बनाकर मना करने लगी। उसकी हालत देखकर चिक्की हंसते हुए उसे टोंट मारते हुए बोली, इसीलिए कहती थी थोड़ा कम खाया पिया करो, पर नहीं तुम्हें सुनना कहाँ, और अब तुम्हें ये करवा चौथ करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे खानदान का रिवाज है। उसकी बात सुनकर सिमी उसे खुन्नस में घूरने लगी तो चिक्की अपने दांत दिखाने लगी, पर तभी आस्था जी चिक्की के कान पकड़ते हुए बोली, तुम अपना देखो क्योंकि इस बार तुम भी रहोगी, क्योंकि हमने तुम्हारी और किन्नू की शादी की बात गीता जी और बाकी सभी से कर ली है, इसलिए इस बार तुम भी रहोगी। उनके ये बोलने पर चिक्की का मुंह बन गया, पर वो मन ही मन काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो चुकी थी शादी की बात सुनकर। वहीं फिर आस्था जी सिमी को प्यार से समझाते हुए बोली,
देखो बेटा, ये व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, जिसमें वो पूरी ईमानदारी के साथ ये व्रत करती है और रात के समय जब चंद्रमा निकलता है तो उसे देखकर अपना व्रत खोलती है और फिर उनके पति उन्हें तोहफा देकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनकी बातें सिमी बिना पलक झपकाए क्यूटली सुन रही थी, जिसमें से उसे लास्ट की बात ज्यादा अच्छे से समझ आई कि इसमें पति अपने पत्नी को तोहफा देते हैं। उसे समझते हुए सिमी टिमटिमाती आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, तो इसका मतलब मुझे गिफ्ट मिलेगा अगर मैं ये करूंगी तो? आस्था जी उसकी बात पर हाँ में सर हिलाती है तो सिमी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है कि अगर वो ये करेगी तो उसे गिफ्ट्स मिलेंगे, जिस पर से वो उनकी बात पर खुश होकर बोली, ओके मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। उसकी बात सुनकर सभी स्माइल करने लगे। उसके बाद चिक्की सिमी की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो चलो अब कपड़े डिसाइड करते हैं कल के लिए। उसकी बात सुनकर सिमी चाहते हुए बोली, हाँ हाँ चलो। उद्धरण चिन्ह। सिमी को नहीं पता था कि उसका कल कितना बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये सब उसका पहला होने वाला था, पर उसे सिर्फ अपने मॉन्स्टर से गिफ्ट चाहिए था, जिस पर से वो बिना ज्यादा सोचे समझे ये सब खुशी खुशी कर रही थी। कल सिमी की पूरी फैमिली और शिविन की पूरी फैमिली वाधवा मेंशन आने वाली थी, क्योंकि वो सब ये फंक्शन काफी अच्छे तरीके से मनाने वाले थे, क्योंकि इस बार सिमी का पहला था और आहना और बाकी सभी लड़कियों का भी। अब तक रात हो चुकी थी। सिमी कल के लिए काफी खुश थी। उसने अपने लिए कपड़े भी डिसाइड कर लिए थे कल के। सिमी कपड़े चेंज करके बेड पर लेटी थी, तभी उसके रूम का गेट खुला और ऐव अंदर आया। ऐव को देखते ही सिमी की आंखें बच्चों की तरह चमकने लगीं। ऐव अपने कपड़े चेंज करने चला गया और कुछ ही टाइम बाद वो अपना टैब लेकर बेड पर बैठ गया और उसमें कुछ करने लगा। सिमी जब उसे बेड पर बैठे टैब चलाते देखती है तो उसका मुंह फूल जाता है और वो उठकर उसके पास जाती है और बिना झिझक उसके टैब को बंद कर टेबल पर रखकर उसके ऊपर बैठ जाती है। ऐव को लगा था कि सिमी सो चुकी है, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा था, पर अभी सिमी की ऐसी हरकत देख उसकी भौहें तन गई और वो सिमी को घूरने लगा। सिमी उसके ऊपर बैठकर अपने हाथ अपने सीने पर बांधकर उससे मुंह फुलाकर बोली, अभी आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे कुछ पूछना चाहिए? ऐव उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है तो बताओ किस बात से तुम इतनी खुश हो? सिमी की खुशी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ही दिख रही थी। वही सिमी उसकी बात सुनकर जल्दी से क्यूट सी आवाज में बोली, आपको पता है कल आपको मुझे गिफ्ट्स देने हैं। व्हाट? पर क्यों? ऐव ने उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए पूछा। सिमी उसकी बात पर फिर बोली, क्योंकि मैं आपके लिए करवा चौथ रहूंगी तो आपको मुझे उसके बदले में गिफ्ट देना पड़ेगा। ऐव उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, अच्छा अगर मैं तुम्हें गिफ्ट्स नहीं दूंगा क्या तब तुम ये जो भी है नहीं रहोगी? उसकी बात सुनकर सिमी अपनी आंखें रोल करते हुए तुनक कर बोली, हाँ तो बिल्कुल, अगर आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं क्यों आपके लिए ये सब रहूं? उसकी बात सुनकर ऐव हल्की सी स्माइल करते हुए उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए बोला, माय लिटिल वाइफी तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही गिफ्ट्स दे दूंगा, तुम चाहोगी वो। उसकी बात सुनकर सिमी शक भरी आवाज में बोली, नहीं आप मुझे कल गिफ्ट दोगी ठीक है ना? उसकी बात सुनकर ऐव उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, हम मैं दूंगा, तुम ऐसे मुझे मत देखो वरना मैं अभी तुमसे गिफ्ट लेने लगूंगा। सिमी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो अब खुश हो चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप उसके सीने में घुसकर सो गई। जब 150 धैर्य की खुराफाती। अब आगे। अगली सुबह के करीब 3:30 बजे ऐव के रूम पर नॉक होता है। उस समय ऐव और सिमी ब्लैंकेट में ढके बेहद सुकून के साथ सो रहे थे। सिमी उसके सीने घुसी हुई थी और ऐव का हाथ उसके कमर पर और पीठ पर था। ऐव की नींद हमेशा कच्ची रहती थी, जिस वजह से एक ही बार के नॉक पर उसकी नींद खुल जाती है और वो वॉल की घड़ी पर लगे टाइम को देखता है जिसमें 3:30 बज रहे थे। वो एक नज़र सिमी को देखता जो बेहद गहरी नींद में थी। ऐव उसे अच्छे से लेटा कर उस पर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ और इस बार ऐव एक्सप्रेशन लेस होकर दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने सारिका जी हाथों में ट्रे लेकर खड़ी थी। ऐव उन्हें बिना भाव के देखते हुए बोला, इस समय आप यहाँ? सारिका जी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, हाँ क्योंकि आज करवा चौथ है और उस समय बहू के सरगी का समय हुआ है तो उसे उठा दो और ये खिला दो, क्योंकि ये भी सारा दिन उसे कुछ खाना पीना नहीं है। उनकी बात सुनकर ऐव एक नज़र उस ट्रे को देखता है जिसमें ड्राई फ्रूट्स, दूध, हलवा और भी कई सारी ताकत की चीजें थी खाने के लिए। ऐव उनसे कुछ नहीं कहता और वो ट्रे लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है।
सारिका जी फिर नीचे चली जाती है और वहीं चिक्की भी नीचे आई हुई थी अपनी सरगी खाने। वहीं एव एक बार उस ट्रे को घूरता तो एक बार चैन से सो सिमी को। वो एक गहरी सांस लेकर उसके पास जाता है और उस ट्रे को लेकर बेड पर उसके साइड में बैठता है। वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ब्लिटकैंट को उसके ऊपर से थोड़ा नीचे करता है और सिमी के छोटे से सर को सहलाते हुए बोला, लिटिल वाइफी वेक अप। सिमी तो जैसे बेहोशी में ही सो रही थी, उसे कोई होश नहीं था, जिस वजह से उसने कोई जवाब नहीं दिया। एव उसके फूले हुए गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, लिटिल वाइफी उठो, तुम्हें ये सब खाना है। सिमी कसमसाते हुए दोबारा सो गई, पर कोई जवाब नहीं दिया। एव अपने आप को कंट्रोल करते हुए दोबारा से रुड आवाज में बोला, लिटिल वाइफी तुम उठ क्यों नहीं रही? उठो। सिमी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। एव परेशान होते हुए कुछ सोचने लगा और फिर उसके करीब झुककर उसके गाल पर पहले बाइट करता है और फिर धीरे से उसके कान में बोला, लिटिल वाइफी क्या तुम्हें गिफ्ट्स नहीं चाहिए? अगर तुम नहीं उठी तो तुम अपना गिफ्ट भूल जाना। एव रुड आवाज में बोला और वहीं सिमी अपने सॉफ्ट से गाल पर एव के बाइट करने से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी थी और ऊपर से एव का ये कहना जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। वो कसमसाते हुए धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथ कंबल से बाहर निकालती है और अंगड़ाई लेते हुए नींद भरी आवाज में बोली, हूँ अभी मैं उठ गई, आप मुझे अब गिफ्ट देना। एव उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और फिर उसके सारे बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसे ठीक से अपने गोद में बिठाते हुए बोला, अब चलो इसे खा लो, वरना सारा दिन तुम मेरा दिमाग खाओगी। उसकी बात सुनकर सिमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में नींद भरे उसे देखते हुए क्यूटली बोली, आप मुझे आधी रात को ये खाना खिलाने के लिए उठा रहे थे हबी? आप कितने अच्छे हो, आई लव यू। सिमी नींद में क्या कह गई उसे भी कुछ एहसास नहीं था और ये बोलकर वो उसके सीने में घुस गई और अपना मुंह खाने के लिए खोल दिया। वहीं एव का चेहरा जो शांत था, वो सिमी की लास्ट बात सुनकर वो उसे बिना इमोशन के देखने लगा। सिमी का छोटा सा चेहरा जिसमें उसका छोटा सा मुंह खुला हुआ था और बड़ी बड़ी आंखें बंद थी। एव उसे कुछ पल ऐसे ही गौर से देखता रहा और फिर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसे सरगी में आया खाना खिलाने लगा। सिमी ऐसे ही उसके सीने में घुसे खाना खाने लगी। एव ने सारा का सारा उसे खिला दिया और सिमी ने खुशी खुशी सब खा भी लिया। उसके बाद एव उसके मुंह को अच्छे से साफ कर उसे वापस बेड पर लिटा दिया और खुद वॉशरूम चला गया। सिमी वापस से सो गई। एव शॉवर लेके बाहर आया और कपड़े चेंज करने लगा। उसके बाद वो एक नज़र सिमी को देखकर रूम से बाहर निकल गया। सुबह का वक्त, सुबह के 8:30 बजे सिमी के रूम का डोर नॉक हुआ। सिमी उस वक्त आधी उठ चुकी थी और डोर नॉक की आवाज़ पर वो पूरी जग गई और पहले अपने आसपास देखा, वहाँ एव नहीं था। सिमी फिर अपने दोनों आंखों को मसलते हुए क्यूट सी आवाज़ में बोली, आ जाओ, डोर खुला है। उसके ये कहने पर चिक्की उसके रूम के अंदर आती है और सिमी को देखती है जो अभी अभी उठी थी। चिक्की सिमी को देखते हुए बोली, क्या यार क्यूटी, तुम कहीं से भी मुझे बहू नहीं लगती, कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठ जाती बिना किसी के जगाए। उसकी बात सुनकर सिमी उस पर पिलो फेंक कर मारते हुए बोली, और तुम भी अगले महीने मेरी भाभी बन जाओगी, इसलिए अब मुझे कहना बंद करो, समझी? उसकी बात सुनकर चिक्की का चेहरा खिल गया और फिर चिक्की बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, अब रेडी होकर नीचे आओ, तुमसे कुछ आज रस्में और पूजा पाठ करवाई जाएगी। मॉम ने कहा है तो जल्दी आ जाओ। उसकी बात सुनकर सिमी को याद आया कि आज तो करवा चौथ है, जिस वजह से उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी जल्दी बेड से उठते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बस अभी आती हूँ। उसके बाद चिक्की वहाँ से चली जाती है और सिमी चहकते हुए जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ समय बाद वो रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी और खुद की तारीफों के पुल बांधते हुए क्यूट सी स्माइल करते हुए बोली, ओ सिमी, तुम्हें हक है सुंदर दिखने का, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये बोलकर वो एक राउंड होकर अच्छे से खुद को देखती है। उसने पीच कलर का बेहद एक्सपेंसिव डायमंड शेड साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज पीछे से डीप था और आगे से स्ट्रपी। उसने पूरा मेकअप किया हुआ था और वो सच में एक डॉल लग रही थी। वो फिर अपने साड़ी को संभालते हुए नीचे जाती है। हमेशा की तरह वो पहले डाइनिंग एरिया में जाती है और चेयर पर बैठकर आस्था जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, चाची जी नाश्ता दीजिए ना। तभी आस्था जी उधर से गुजरते हुए सिमी को देखकर हंसते हुए बोली, बेटा सरगी खाई थी ना तुमने, और अब सीधे चांद निकलने के बाद ही कुछ खा पी सकती हो, इसलिए अब चलो मंदिर में माँ इंतजार कर रही है। उनकी बात सुनकर सिमी का मुंह बन गया और उसे सुबह का याद आया कि जब एव ने उसे कुछ खिलाया था।
सिमी फिर कुछ देर अपने गिफ्ट्स के बारे में सोचती है और फिर पूरे जज्बे के साथ बोली, हाँ हाँ मैं कर लूँगी, मैं अब सीधे चंदू के निकलने के बाद ही खाऊंगी। आस्था जी ने हाँ में सर हिलाया और फिर सिमी को मंदिर में ले गई। सिमी किसी तरह अपने मन को समझाते हुए पूजा करने लगी। पंडित जी उसे बताते जा रहे थे और वो सब करती जा रही थी। चिक्की भी कुछ देर बाद रेडी होकर वहीं आ गई और फिर जब सिमी की पूजा खत्म हुई तो पंडित जी ने सभी के पैर छूने को उससे बोला। फिर सिमी अपने सर पर अंचल रखते हुए सभी के पैर छूने लगी और फिर सारिका जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा अब बस जल्दी से परपोते का मुंह दिखा दो तो मैं गंगा नहा लूं। उनकी बात सुनकर सिमी का चेहरा लाल हो गया और तभी चिक्की सारिका जी से बोली, ग्रैंडमा आपको ना क्यूटी के जगह चीकू भाइयों को ये सब समझाना चाहिए। आखिर वही तो ये सब करेगी, अकेले क्यूटी थोड़े ही ना ये सब करेगी। उसकी बात सुनकर आस्था जी उसकी सर पर चपत लगाते हुए बोली, तुम बहुत बोलने लगी हो। सिमी भी जल्दी से उनको हक करते हुए बोली, हाँ चाची जी ये ना मुझे आजकल बहुत कहने लगी है। आस्था जी उसके सर को हंसते हुए सहलाने लगती है। उसके बाद फिर सिमी चिक्की से क्यूट सी आवाज में बोली, चिक्की चलो ना पिक्स क्लिक करके रील बनाते हैं। उसकी बात सुनकर चिक्की भी खुश होकर बोली, हाँ नए नए फिल्टर्स लगा के बनाएंगे। वो दोनों फिर इन्हीं चीजों में जुट गई और बाकी सभी उन्हें घूरते हुए अपने अपने काम में लग गए। आज सभी की फैमिली वाधवा मैंशन ही आने वाली थी, इसलिए वाधवा मैंशन के बड़े से गार्डन को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा था। कुछ देर बाद धैर्य भी रेडी होकर नीचे आता है और चिक्की सिमी के पास चला जाता है और उनको ज्वाइन कर खुद भी उनके साथ सेल्फियां लेने लगता है। इसी तरह कुछ टाइम तो बीत जाता है पर जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, सिमी के पेट में चूहे कूदने शुरू कर दिए थे। चिक्की समीर से बात करने चली गई थी और इस वक्त हॉल में धैर्य और सिमी थे। सिमी अपने पेट पर अपने छोटे छोटे हाथ रखते हुए पाउट बनाकर बोली, ओह गॉड मुझे अब भूख लग रही है, क्या करूं? धैर्य अपने फोन में देखते हुए बोला, तो जाके कुछ खा लो क्यूटी। उसकी बात सुनकर सिमी मुंह फुलाकर बोली, वही तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि जब चंदू आएंगे तभी कुछ खाऊंगी। धैर्य उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल घूर कर देखता है और फिर अपना दिमाग लगाते हुए धीरे से उससे बोला, वैसे अगर तुम्हें छुपकर कुछ खाना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मंदिर में रखे लड्डू की तरफ देखकर और उससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। उसकी बात सुनकर सिमी की आंखों में चमक आ गई, पर उसने फिर धीरे से कहा, पर ये तो चीटिंग हुई ना। उसकी बात पर धैर्य उसे घूरते हुए बोला, हम कब से ईमानदार हो गए। उसकी बात में दम था जिस वजह से सिमी हंसते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा और अब जल्दी चलो, मैं थोड़ा सा खा के वापस आ जाऊंगी। धैर्य ने हाँ में सर हिलाया और सबसे पहले आसपास अपनी सरसरी नज़र से देखा। कुछ नौकर अपने अपने काम में लगे थे। मंदिर का रास्ता खाली थी। धैर्य अपनी जगह से उठते हुए सिमी से धीरे से बोला, फॉलो मी। सिमी भी अपने छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे चोर की तरह जाने लगी। धैर्य मंदिर की तरफ गया और प्रसाद में रखे बूंदी के लड्डू को देखते हुए अपने जीभ चलाते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा खाना। उद्धरण चिन्ह। ये बोल के धैर्य सिमी को देखने लगा जिसके मुंह में ऑलरेडी पानी आ चुका था। धैर्य सिमी से जल्दी से बोला, तुम यहाँ ऐसे खाओ, मैं आसपास नजर रखता हूँ, अगर कोई भी आएगा तब मैं तुरंत आवाज लगाऊंगा, तुम जल्दी से उधर से हट जाना, ओके। उसकी बात सुनकर सिमी क्यूट सी स्माइल के साथ अपना छोटा सा सर हाँ में हिला देती है। तो धैर्य खुद एक लड्डू उठाकर अपने मुंह में भरता है और खुद मंदिर के गेट पर जाके पहरा देने लगता है। उधर सिमी भोले बाबा की मूर्ति देखकर रोनी सी आवाज में बोली, महादेव प्लीज आप बुरा मत मानना कि मैंने आपका लड्डू खा लिया, क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लगी है, ओके महादेव। ये बोलकर सिमी अपनी टिमटिमाती आंखों से जल्दी से लड्डू को देखती है और जैसे ही उसे उठा के मुंह में रखने को हुई तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, OMG तुम ऐसे लड्डू खा रही हो। सिमी का मुंह एकदम बुरा बन गया और उसके हाथ से उसका प्यार लड्डू नीचे गिर गया और वो रोनी सी शक्ल बनाकर उस आवाज की तरफ देखने लगी। तो वहां मंदिर के दूसरे साइड से चिक्की अपने हाथ में कुछ पूजा का सामान लेकर निकली और उसे अपनी अजीब नजरों से देखने लगी। सिमी उसे देखकर जल्दी से प्यारी सी आवाज में बोली, चिक्की तुम मेरी बहन जैसी दोस्त और अब तो मेरी भाभी भी हो ना, तो प्लीज क्या तुम इस बारे में किसी से नहीं बताओगी? फिर अपने नीचे गिरे लड्डू को दिखाते हुए, और देखो मैंने तो इसे खाया भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसका डरा चेहरा देखकर चिक्की हंसते हुए बोली, हाँ हाँ ओ क्यूटी डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर अब मत खाना कुछ भी क्योंकि ये सब अपशकुन होता है। ठीक है। उसकी बात सुनकर सिमी ने बुझे मन से हाँ में सर हिलाया और फिर चिक्की के साथ मंदिर के बाहर जाने लगी।
वही धैर्य बाहर की ओर देखते हुए धीमी आवाज में सिमी से बोला, हो गया भाभी कि नहीं अभी? जल्दी जल्दी खाए क्योंकि कोई भी आ सकता है। ये कहकर वो जैसे ही पीछे पलटकर देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोला, अरे मेरी छोटी बहन तुम यहाँ कैसे? और फिर अपने आप को देखते हुए, और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोफे पर था। शायद मुझे भगवान से कुछ काम था। हटो जरा मैं बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो एक नज़र सिमी को देखता है जिसका मुंह लटका हुआ था और वो फिर जल्दी से मंदिर के अंदर भाग जाता है। वही चिक्की सब समझ रही थी और धैर्य की ऐसी बातें सुनकर उसे तेज तेज हंसी आने लगी और फिर वो हंसते हुए सिमी को अपने साथ ले गई। आज दिन सिमी के लिए बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। वो कभी फोन में कुछ देखती तो कभी चिक्की से बात करती। भूख के मारे उसका चेहरा लाल हो चुका था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं नीचे गार्डन में सारी तैयारियां हो चुकी थी। साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था, वे वाला धैर्य और वीर ने करवाया था। वहीं अन्वी लूथरा विला में अपने रूम में बैठी सात्विक से वीडियो कॉल कर रही थी। सात्विक भी उससे प्यार से बात कर रहा था। उसका टाइम सात्विक के साथ बहुत अच्छे से कट रहा था। तभी उसके पास सिमी का कॉल आया। अन्वी ने सात्विक का कॉल तुरंत कट कर दिया और सिमी से बात करने लगी। कुछ समय बाद सिमी ने जब कॉल कट किया तब उसने जल्दी जल्दी मॉन्स्टर का नंबर स्क्रॉल किया और उस पर कॉल लगा दिया। उधर आव उस समय एक इंसान का गला रेत रहा था। वो अपने टॉर्चर रूम में था और वो उसी इंसान का गला बहुत बेरहमी से आरी से रेत रहा था जो सिमी को फॉलो कर रहा था। एफ के चेहरे पर खून ही खून था। अगर सिमी अभी एफ को ऐसे देख लेती तो वो पक्का बेहोश हो जाती। उस आदमी की चीख उस रूम में गूंज रही थी और अब शैतानी स्माइल करते हुए उसका गला रेत रहा था। उसका कॉल रिंग हुआ जो शुभम के हाथ में था उस समय। शुभम ने जब कॉल देखा जिस पर लिटिल वाइफी लिखा हुआ था, अगर किसी और का कॉल होता तो शुभम कभी बीच में न बोलता ऐसे, पर कॉल देखकर वो धीरे से बोला, बॉस लेडी बॉस का कॉल आ रहा है। एव उसकी बात सुनकर रुक गया और अपनी शैतानी आंखों से उस इंसान को देखा जो अब तक मर ही चुका था। एव फिर लास्ट बार एक तेजारी कटर उस पर चलाकर उससे दूर हट जाता है और अपने फेस पर लगे खून को टिश्यू से साफ कर कॉल पिक करता है और इमोशनलेस आवाज में बोला, हम लिटिल वाइफी बोलो। एव अपना फोन कान पर लगाकर अपने हाथ में लगे खून को शुभम से साफ करवा रहा था और उधर सिमी उसकी बात सुनकर प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, हबी आप मेरे पास चले आइए, मुझे आपकी याद आ रही है। एव सिमी की बात सुनकर भावहीन आवाज में बोला, और ये कान से होने लगा। जब से मैंने अन्वी से बात किया और उसने कहा कि अपने पार्टनर के साथ रहो तो भूख प्यास का पता नहीं चलता, इसलिए आप मेरे हबी हो तो आप आ जाओ जिससे मुझे भूख प्यास ना लगे। सिमी मुंह फुलाकर उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, जिसे सुनकर आप गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और वहीं सिमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दोबारा से अन्वी के पास कॉल करके उस सब बता देती है, जिसे सुनकर ही अन्वी अपने माथे पर हैरानी से हाथ रख लेती है। सिमी फिर कॉल कट करके एव का इंतजार करने लगती है।